क्लास 9 चैप्टर 12 साउंड। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी। क्या सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस लेफ्ट या राइट में जाता है या सिमिलर वर्टिकली ऑपोजिट अप एंड डाउन जाता है तो वी से द ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, या उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस हैं। इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट लिए थे जिनको हम फॉक्स बोलते थे। उसकी दो आर्म्स थी। यदि मैं इसकी आर्म्स को किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में हिट करता हूँ तो क्या होता है, इसकी आर्म्स क्या करने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं। जब ये वाइब्रेट करती हैं इसका मतलब क्या, इनमें एनर्जी होती है कि नहीं होती है। इसी को जानने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट हमने ये किया था कि एक वाइब्रेटिंग फॉर्क लिया, एक टेनिस बॉल ली, उस टेनिस बॉल को हमने इस तरीके से स्लिंग से थ्रेड से हैंग कर दिया। और जब मैं वाइब्रेटिंग फॉर्क इसके पास में लाया, बॉल से जैसे ही मैंने उसको टच किया तो हमने क्या देखा, बॉल दूर चली गई। क्योंकि ये हैंग करी, बॉल वापस आई तो फिर उसको टच की, फिर दूर चली गई। और ऐसा तब तक होता रहा जब तक मेरा ये वाइब्रेटिंग फॉर्क वाइब्रेट करना बंद नहीं कर दिया। दैट मीन्स मैंने अपनी एनर्जी जो है, इस फॉर्क को जब किसी चीज़ के अगेंस्ट हिट किया तो इसके आर्म्स वाइब्रेट हुए। वाइब्रेशन से वो एनर्जी मीन्स कहाँ गई, फॉर्क के आर्म में आ गई। और जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट से टच किया तो उस वो एनर्जी फिजिकली जब मैं टच किया तब दूर चला गया। जब तक मैंने इसको टच नहीं किया था बॉल क्या मेरी हैंग कर रही थी। दैट मीन्स वाइब्रेशन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। और जब वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं तो दैट मीन्स वी से द एनर्जी ट्रांसफर। इसके लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि वाइब्रेटिंग फॉर्क को एक पानी में ले जाके जैसे ही हमने उसको टिप किया तो क्या हुआ, उसने एनर्जी ट्रांसफर किस में कर दी, जिस मीडियम से हमने उसको टच कराया। एंड इस केस में मीडियम क्या था हमारा, लिक्विड वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले गए। और हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, यदि एक बड़ा फॉर्क लूं और उसको मैं एक बड़े हैमर से हिट करूं, राइट, तो क्या होगा, लेट्स सी। तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस साउंड। दैट मीन्स मेरे हैमर से एनर्जी ट्रांसफर किस में हुई, फॉक्स की आर्म में। फॉक्स की आर्म ने मीडियम को क्या किया, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स को उसको वाइब्रेट किया। कैसे किया, दोबारा समझ लेते हैं। सपोज ये मेरी फॉक की आर्म है, इसको मैं हैमर से हिट करता हूँ तो देखो एयर मॉलिक्यूल जितने भी थे उनको हिट किया तो वो हैमर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही इस फॉक में, फॉक वाइब्रेट करने का, वो वाइब्रेशन से एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे। और वही वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास तक साउंड आई। दैट मीन्स साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या एक मीडियम चाहिए, और वो वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। तो हमने एक चीज़ और भी सीखी थी, किसी भी चीज़ में हम वाइब्रेशन खाली हीटिंग से नहीं, हम बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग, शेकिंग, किसी तरीके से भी हम वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्लकिंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है सितार या गिटार। उसमें आप अपने नाखूनों से क्या करते हैं, वायर्स को, स्ट्रिंग्स को आप प्लकिंग करते हो तो क्या होता है, इट्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और जब कोई वाइब्रेट होता है तो दे प्रोड्यूस साउंड, right? So ultimately we learned कि sound is a form of vibration and it required a medium to travel. This is what we learned in the previous class. Okay? So in today's chapter sound, हम उस बेसिक्स पे अब अपना आगे पढ़ना शुरू करेंगे। फाउंडेशन को तो हम जान ही गए, अब थोड़ा टेक्निकली समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों उसको मीडियम चाहिए, एंड साउंड प्रोपोगेट कैसे होती है, वाई साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, वाई साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनली नेचर। हमने पढ़ा था ना, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनली क्यों होती है, इसको जानेंगे, अच्छे टेक्निकली समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होती है, हर चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, मेरी अलग है, राइट। पहचान सकते हैं हम एक दूसरे को, मेरी आवाज़ अलग है, आपकी अलग है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे साउंड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, साउंड वेव्स की। देन स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, यदि क्या डिफरेंट मीडियम में साउंड डिफरेंट होती है, और यदि होती है तो क्यों होती है, उसके बारे में जानेंगे। वाई एंड हाउ साउंड रिफ्लेक्ट, यदि रिफ्लेक्ट होती है तो क्यों होती है, और होती है तो उससे क्या होता है। एंड अल्टीमेटली वी विल लर्न कि अप टू व्हाट रेंज अ ह्यूमन हियर कुड हियर एंड व्हाई, कितनी लेवल थी, किस फ्रीक्वेंसी की साउंड हम लोग सुन सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते ज़्यादा ज़्यादा अच्छा सुन पाते हैं हमसे, क्यों सुन पाते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड हाउ साउंड प्रोपोगेट। सो लेट्स सी, वी हैव एन ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ये जो भी मीडियम के अंदर है
उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल हैं दे आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और हमने क्या सीखा था कि ये सब फिजिकली हिट हो रहा है, एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं। ये जो आर्म जो वाइब्रेट कर रही है ये इन मॉलिक्यूल को हिट कर रही है, मॉलिक्यूल ने अगले मॉलिक्यूल के, इस तरीके से ये वाइब्रेशन आगे ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो चीज, जो फर्स्ट चीज जो वाइब्रेट कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम? सोर्स। अब ये सोर्स एक स्पीकर भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये साउंड वेव है। तो हम जब स्पीकर आप देखो ना उसके हाथ लगाओगे तो वाइब्रेशंस होते हैं, दैट मीन्स वाइब्रेशन मैं किसी ऐसी चीज़ से भी, जैसे मैं हैमर से हिट करके इसको किया था, या हम स्पीकर से जो बोल रहे हैं, या जो मैं अभी बोल रहा हूँ अपने मुंह से, राइट, वो सब क्या कर रहे हैं? जो मीडियम है, जो भी हमारा मीडियम है, वो एयर है या कुछ भी है, उसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रहा है। और इस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? मैटर या सब्सटेंस। हर चीज़ को हम बोलते हैं ना मैटर है या सब्सटेंस है, या टेक्निकल वर्ड में बोले वी से मीडियम। मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस। एंड जहाँ से ये वाइब्रेशन या जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं जिसकी वजह से मीडियम के जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सोर्स, या बोला जाता है इसको पॉइंट ऑफ जनरेशन, कि ये हमारा पॉइंट ऑफ जनरेशन है, यहाँ से जनरेट हुई है, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, एज अ रिजल्ट सारा मैटर वाइब्रेट करने लगा, या मीडियम के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे। एंड हमने इसमें एक चीज़ और देखी है, देखो ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं तो देर इज अ डायरेक्शन, दैट मीन्स सोर्स से हमने ये वाइब्रेट किया, दैट मीन्स एनर्जी इज ट्रांसफरिंग इन दिस डायरेक्शन। और वो एनर्जी कहाँ जाती है? एक रिसीवर के पास। रिसीवर को क्या बोलते हैं हम? लिसनर। क्योंकि हम साउंड की बात करेंगे तो हम कहेंगे कौन सुन रहा है, वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, या कोई एनिमल हो सकता है जो हमसे ज़्यादा अच्छा सुनता हो। दैट मीन्स साउंड के लिए एक सोर्स होना जरूरी है, दैट मीन पॉइंट ऑफ जनरेशन और उसकी एक डायरेक्शन होती है, इट रिक्वायर्ड अ मीडियम एंड वी मस्ट हैव अ लिसनर और अ रिसीवर। तब हम बोलेंगे कि हमारी साउंड सोर्स से इस डायरेक्शन में अप टू रिसीवर ट्रेवल कर रही है, इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में। अब होता क्या है यदि हम मीडियम को समझें? तो हमने क्या बोला था, और ये हमने पिछले क्लास में समझा भी था, कि बेसिकली एक तरह से समझें कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, उसके वो क्या एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है। और वो सब मान के चलो एक स्प्रिंग से, मीन्स इनके बीच में एक रिश्ता होता है, एक फैमिली की तरह रहते हैं, और इनमें बॉन्डिंग होती है, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई मॉलिक्यूल दूर रहना नहीं चाहता, तो हमने यहाँ पे इसको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या दिखाया? स्प्रिंग से दिखा दिया। यदि हमने ये भी सीखा था कि यदि मैं किसी भी पकड़ के खींचता हूँ एक तरफ, और यदि मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो वो क्या होगा? अपनी पोजीशन से फिर वापस चला जाए, क्योंकि ये सब खींच रहे हैं इसको। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? किसी भी मॉलिक्यूल को ना वो अपनी पोजीशन में क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हेयर हैपनिंग। मीन्स यदि मैं एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखूं, तो वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जब मैंने उसको पुल किया या छोड़ दिया, तो वो अपने पोजीशन पे क्या हुआ? वाइब्रेट करने का। तब तक वाइब्रेट करता रहेगा जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी, तो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता रहेगा। यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहा है, या ये स्पीकर कंटिन्यूस बोल रहा है, एज अ रिजल्ट ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सेंट्रल लाइन के अगेंस्ट कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। थोड़ी दूर मैं खींचा था देखो पुल करके, वो राइट तक गया, जैसे ही मैंने छोड़ा तो वो देखो लेफ्ट में गया, और फिर इस सेंट्रल लाइन जो उसके ओरिजिनल पोजीशन के अगेंस्ट वाइब्रेट कर, बैक क्यों आ जा रहा है? क्योंकि उसके जो रिमेनिंग भाई बंधु हैं उसको वापस खींच ले रहे हैं अपनी पोजीशन पे। क्लियर? दैट मीन्स ये जो मेरा पार्ट है, या यहाँ जो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये आगे नहीं जा रहे हैं, वो अपनी पोजीशन के अक्रॉस जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं। अब और समझने के लिए यदि हम दोबारा देखें, तो ये हमारा जो सोर्स है, इस पे मैंने क्या किया था? इसको हिट किया था तो ये वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेशन से क्या हुआ? दैट मीन्स मैंने इस पे फोर्स लगाया फिजिकल, और इसके फोर्स से क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल्स में ताकत आई। जब मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाता हूँ, हमने पढ़ा था ना मोशन के अंदर, जब किसी पे फोर्स लगाऊंगा तो वो जो क्या होगा? इसका कुछ मास होगा मॉलिक्यूल का, तो ये मैं एस्केलेरेशन डिस्कलेशन होगा। और ये वाइब्रेट क्योंकि दोनों डायरेक्शन में चलता है, तो इधर वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है, और बैक में जब आ रहा है इधर भी लग रहा है। क्लियर? तो जब मैंने किसी मास पे मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर फोर्स लगाया, तो उसमें क्या हुआ? एस्केलरेशन आएगा। एंड देन फिर क्या हुआ? डिस्कलरेशन होगा। इस केस में हो रहा है। क्यों डिस्कलरेशन हुआ? एस्केलेशन तो इस वाइब्रेशन की वजह से। डिस्कलरेशन क्यों हुआ? ये वापस क्यों आ गया अपनी पोजीशन पे? क्योंकि ये हर मॉलिक्यूल में एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? अब अपनी पोजीशन में इस, ये बार बार धक्का इधर लगा रहा है, ये वापस आ रहा है, तो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। और ये फोर्स यदि मैं कंटिन्यूस लगाऊंगा तभी ये चीजें बार बार वाइब्रेट ऐसे आगे पीछे होंगी। अदरवाइज क्या होगा? जैसे एक ब्लास्ट में होता है, वन टाइम इंसिडेंट हुआ, ब्लास्ट हुआ, बुम, तो उसने क्या हुआ? आगे वाले पार्टिकल ने एनर्जी ट्रांसफर की, उसने अगले और आगे वाले में फिजिकली ट्रांसफर की, उसने और आगे वाले की,
और कुछ देर बाद ये सारी वेव्स जनरेट हुई और ख़त्म हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी साउंड ट्रेवल करती है तो ये जो नीली लाइन दिख रही है, और यहाँ देखो अभी भी हो रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें, ठीक है, इधर वाला लेफ्ट वाला रुक गया, उसको भूल जाओ। तो ये क्या हुआ, इट्स इज क्रिएटिंग अ वेव। तो वेव बेसिकली क्या है, इट इज डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो मूव कर रहा है देखो यहाँ पे अभी भी, वो क्या है, डिस्टर्बेंस हुआ है। एक तरह का डिस्टर्बेंस जो इसकी वजह से हुआ या किसी ब्लास्ट की वजह से हुआ, तो वेव इज क्रिएटेड। सो बेसिकली वेव इज अ डिस्टर्बेंस। अदरवाइज बेचारा शांत बैठा रहता, सारे मॉलिक्यूल्स को प्रॉब्लम नहीं थी, शांति से बैठे थे। क्योंकि आपने इसने हैमर मारा तो ये वाइब्रेट हुई, ये वाइब्रेट हुई, तो सब हिलने लगे। So wave is created. So we say a wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion. क्योंकि हम क्या देखा था, जब मैंने इसको पुल किया तो ये सब वापस खींचे थे, तो सारे डिस्टर्ब हुए, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। एक को डिस्टर्ब करने से वेव जनरेट हो गई, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वी कॉल इट अ वेव, टेक्निकल टर्म है। एंड ये वेव किस टाइप की थी, वी कॉल इट अ मैकेनिकल वेव। वाई मैकेनिकल, मैंने फिजिकल फोर्स लगाया है, देखो मैं ये जो जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये हो, या सोर्स मेरा एक स्पीकर हो, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ से उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी से मैं मॉलिक्यूल को फिजिकली हिट कर रहा हूँ। और ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना, फॉर्क को जब तक मैं पानी से टच नहीं करूंगा पानी हिलेगा नहीं, या वो टेनिस बॉल हिलेगी नहीं, राइट। तो मीन्स मैं फिजिकली कर रहा हूँ, तो इट इज़ अ मैकेनिकल थिंग। तो जो भी चीज़ फिजिकली होती है उसको मैकेनिकल बोलते हैं। एंड दैट इज वाई द वेव्स क्रिएटेड ड्यू टू वाइब्रेशन, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव इज वन टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा और डिटेल में छोड़ो, तो हमने कहा हमको एक सोर्स चाहिए, एक बीच में मीडियम चाहिए, एक रिसीवर चाहिए। सोर्स में क्योंकि एनर्जी होती है तो वो इस मीडियम से ट्रेवल करेगी, और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। एज अ रिजल्ट क्योंकि इसमें एनर्जी है और ये जो फोर्स लग रहा है क्या है, कंटिन्यूस उसको हम हिट कर रहे थे, तो पार्टिकल्स मेरे इधर अपनी पोजीशन रहे, तो जब वो अपनी पोजीशन से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारी क्या होता है, वेव जनरेशन होता है। वेव क्या बनती है, मीन्स बहुत बार ऐसा होता है, सिचुएशन आती है पार्टिकल्स बहुत पास में आ जाते हैं और बीच में कुछ कुछ जगह खाली से हो जाते हैं। तो जहाँ जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल पास में आ जाते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड हो गया एक जगह, एनिस कंप्रेस बोलते हैं। और जहाँ खाली हो जाता है उसको रेयरफिकेशन बोलते हैं। रेयरफेक्शन ये हुआ कंप्रेशन। क्लियर। तो जहाँ पे ज़्यादा पास में आ गया, जब कंप्रेस्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं रीजन ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ कोई पास लगे बिना प्रेशर के नहीं आएगा, और उन दोनों के बीच में प्रेशर हो गया मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में। और रेयरफिकेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कम हो गए, एटम्स कम हो गए मीडियम के, तो हम क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं। इन केस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेंसिटी बहुत बढ़ गई, डेंसिटी मीन्स हाई प्रेशर हो गया। यहाँ डेंसिटी कम हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया में कम हो गए, या बोलेंगे लो प्रेशर एरिया। तो साउंड जब भी ट्रेवल होती है वो एक एनर्जी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। एज अ रिजल्ट मीडियम के पार्टिकल्स हायर और लोअर डेंसिटी के में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। यदि मैं ये सारे पार्टिकल होते ही नहीं, यहाँ ये मीडियम होता ही नहीं, और मेरे पास मैं यहाँ ड्रम बजा रहा होता है एज अ सोर्स, और रिसीवर पर क्या वो साउंड यहाँ तक जाती है, नहीं जाती। वो मैं कितना भी बड़ा जो है ब्लास्ट कर लूँ, साउंड कर लूँ, न्यूक्लियर बम भी फट जाए ना, और यदि कोई मीडियम नहीं है और आप यहाँ पे खड़े हो राइट साइड में, इतना ही डिस्टेंस हो जितना हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, तब भी आपको ये न्यूक्लियर बम होता ब्लास्ट होता हुआ दिखेगा, पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। सुनने के लिए आप एक से स्मार्ट चीज़ें रख दो, एक टॉप को भी रख दो जो हमसे अच्छा सुनता है, उसको भी ये सुनाई नहीं देगा न्यूक्लियर बम का फटना, दिखेगा जरूर। दैट मीन्स अ मीडियम इज अ मस्ट फॉर साउंड प्रोपगेशन। साउंड प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम होना बहुत जरूरी है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। और यदि कोई भी मीडियम होगा तो उसके अंदर हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे, तीनों मीडियम में से। अब दो तरह के मीडियम ले लेते हैं, एक जिसके अंदर ये पास में है, दो दूसरा जिसमें दूर में, मीन्स एटम टू एटम या मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल डिस्टेंस ये यदि पास में है और मैं यहाँ पे इसको हिट करता हूँ, तो ये जैसे ही मैंने फोर्स यहाँ लगाया फिजिकली, तो ये जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, जल्दी होगी, क्योंकि पास में डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। मोशन में हमने यही सीखा था। वेयर एस यदि ये इसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स दूर हैं किसी भी मीडियम के, और मैं इसको सेम इसको हिट करता हूँ, सेंटर वाले को हिट करता हूँ,
और इनके बीच में क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसको सेम फोर्स लगाया मैंने, सेम यूनिट से 1 न्यूटन। 1 न्यूटन यहाँ लगाया, 1 न्यूटन लगाया, तो ये यहाँ से एस्केलेशन में आएगा तो ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो इट विल टेक टाइम। दैट मीन्स जब मेरा मीडियम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया डेंसिटी जिसकी कम होगी उसमें साउंड धीरे धीरे ट्रांसफर होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें साउंड जल्दी ट्रांसफर होगी। ठीक है, बिकॉज साउंड हमने बोला था इज अ मैकेनिकल वेव, एक दूसरे से टच होंगे तब, अदरवाइज तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है। सॉलिड में मेरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैस, लिक्विड में पास ज़्यादा होता है। दैट मीन्स हमने क्या देखा, फिजिकली एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो मेरी किस में साउंड वेव फास्ट ट्रेवल करेंगी, जिसके मॉलिक्यूल्स पास में हो, क्योंकि फोर्स लगाऊंगा तो नेक्स्ट वाला पास में है। तो मेरी हाईएस्ट डेंसिटी किसमें होगी, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस। इसका मतलब सॉलिड इज नंबर वन, नंबर वन इन सेंस इसमें साउंड फास्ट ट्रांसफर होगी। इसलिए आप देखेंगे पुराने ज़माने में जो टेलीफोन होते थे उसमें वायर यूज़ किए जाते थे। आज को तो हम वायरलेस यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट टाइप की वेव्स है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं उनको। पर मैकेनिकल वेव्स यदि हम पास में यूज़ करते थे, जब तक हमको इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के बारे में नहीं मालूम था, तो हम क्या यूज़ करते थे, वायर यूज़ करते थे साउंड को ट्रांसफर करने के लिए। हम लिक्विड यूज़ नहीं करते थे, ना गैस यूज़ करते थे, बिकॉज एनर्जी को फिजिकली ट्रांसफर होना है। क्लियर। लिक्विड क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा, थर्ड। इसका मतलब सॉलिड में फास्ट साउंड ट्रेवल करेगी कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू गैस। क्यों करेगी, ये आपको क्लियर हो गया। फोर्स लगाया, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोर्स लगाने पर एस्केलेशन हुआ, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, क्लियर हुआ। चलो, ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक एक्सपेरिमेंट भी करके देते हैं कि एग्जैक्टली बिना मीडियम से कुछ होता भी है कि नहीं होता है। थ्योरेटिकली तो ओके, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। सो हाउ साउंड प्रोपोगेट्स, इसके लिए हम क्या समझने को रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने सबसे पहले एक ये जार लिया, एक ग्लास का एक जार ले लिया, ठीक है, बेल जार बोल देते हैं उसको, बेल फॉर्म में। एक घंटी ले ली, इलेक्ट्रिक बेल, जो घरों में लगी रहती है। इलेक्ट्रिक गलती है तो हमको वायर में करंट भी चाहिए होगा, तो कनेक्शन कर देते हैं। और इसको हमको ऑन ऑफ करना है तो क्या होगा, स्विच लगा देते हैं। एंड इसको जब इसमें इसमें टांगने के लिए हमने क्या किया, एक ये कॉर्क ले लिया। सो कॉर्क के थ्रू थ्रू वायर लिया और उसमें इलेक्ट्रिकल बेल जो घंटी होती है उसको टांग दिया। ठीक है। अब घर में घंटी बजती है तो स्विच दबाते हो तो कनेक्शन कंप्लीट होगा, तो घंटी क्या बजेगी, टर्न करके बजेगी। दैट मीन्स इट क्रिएट साउंड। तो इनिशियली इसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हवा निकालेंगे, राइट, क्योंकि हमको देखना है साउंड बिना हवा के चलती है कि नहीं चलती है। तो हम क्या करते हैं, नीचे इसमें एक छेद करके और उसको में से एक वैक्यूम पंप में कनेक्ट कर देते हैं। एंड भी हम तीन ऑब्जर्वेशन लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन लेते हैं इनिशियल ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं। इनिशियल ऑब्जर्वेशन में हम घंटी जब बजाएंगे, हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट किया क्योंकि इसमें हवा से भरा हुआ है, तो वी विल हियर अ क्लियर साउंड। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, व्हेन पार्शियल एयर रिमूव मीन्स थोड़ी देर चलते रहते पंप में इसमें से हवा निकलेगी, तो एयर होगी, तो हम क्या सुनोगे, आपको हवा इसमें ना आवाज़ जो आएगी बाहर, यहाँ बाहर बैठे हुए आवाज़ सुन रहे हो, घंटी की बैल बज रही है अभी भी, बट द साउंड विल बी वेरी फीबल। फीबल मीन्स थोड़ी कम हो जाएगी, आपको हल्की हल्की साउंड सुनाई देगी। और कुछ टाइम बाद व्हेन 100% एयर रिमूव, जब पूरी वैक्यूम्स ने इसने खींच लिया, वैक्यूम पंप ने बिल्कुल 100% हवा खींच ली, क्या होगा, आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आया कि जब हमको इनिशियली सुनाई दे रही थी तो ये पूरा फुल ऑफ एयर था, तो मीडियम वाज प्रेजेंट, हवा थी इसके अंदर। जब हमको आवाज़ कम सुनाई देने लगी क्योंकि हमने कुछ एयर निकाली थी, तो हम बोलेंगे कि एयर की डेंसिटी क्या हो गई, अंदर कम हो गई। और जब पूरी हवा निकल गई तो एयर की डेंसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो एयर डेंसिटी मीन्स कुछ एयर है ही नहीं। इफ देर इज नो एयर दैट मीन्स वी कैन से देर इज नो मीडियम। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, जब कोई मीडियम नहीं था, 100% हवा निकली, तो कोई साउंड भी आप सुन नहीं रह पा रहे थे। एंड दैट इज व्हाट वी सेड कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। जब तक मॉलिक्यूल्स हवा के या एयर के मॉलिक्यूल से एटम्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह जो भी एयर में होती हैं वो नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। और जब वो टकराएंगे नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। अब ये बैल तो बज रही है गुर्र करके, बट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही है बिकॉज देर इज नो मीडियम। तो इस एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट टाइम प्रूव हुआ था कि बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं होगी। अब आप स्पेस में चले जाओ तो वहाँ एयर नहीं है, इसलिए स्पेस में क्या होता है, आपने पिक्चर में देखा होगा,
कि आप बोलोगे किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि देयर इज नो मीडियम, क्योंकि फिजिकल कॉन्टेक्ट से ही साउंड चलती है, राइट। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट समझने के लिए करते हैं कि साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं विद अ स्लिंकी। अभी स्लिंकी क्या होता है? स्लिंकी इस टाइप की एक स्प्रिंग होती है, हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की आ रही है, पहले मेटल की आती थी ज़्यादातर, राइट। 1940 में रिचर्ड टी जेम्स ने इसको इन्वेंट किया था। बच्चे बड़ा खेलते हैं इससे, आप भी खेल सकते हो, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है। यदि आप इसको ऐसे पुल करके एक टेबल के ऊपर ऐसे रख दो, टेबल पर रखने के इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप नहीं रखोगे या फर्श के ऊपर भी रख दोगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, जैसे ये ऐसे रखी है तो ये ऐसे स्लैग कर जाएगी, हैंग करोगे तो इतना लंबी खींचोगे तो लटक जाएगी। अब इसको आप टेबल पे इस तरीके से रख लो। रखने के बाद क्या करो, यहाँ अपना हाथ लाओ और इसको इसको ऐसे करके पुश करो। दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग। ठीक है, ये हेलिकल स्प्रिंग के इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। और आप जैसे ऐसे झटका दोगे तो क्या होगा, देखो क्या होता है। ये स्प्रिंग में एक ऐसे करके जैसे एक वेव जा रही होती है। दोबारा झटका देखो, लेट्स डू इट अगेन। एंड हमने क्या किया, ये करके इसमें झटका दे, देखो ये वेव जा रही है। तो ये वेव क्या जा रही है, ये इस डायरेक्शन में हमारी एक वेव जा रही है, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। एंड वो टकराने के बाद क्या हो रही है, यहाँ से वेव रिटर्न हो रही है। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। ये वेव तब तक नहीं चली थी जब तक हमने फोर्स नहीं लगाया था, तो स्प्रिंग ऐसी थी। सेम चीज, दैट मीन्स मैंने हाथ से क्या हुआ, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इन दिस स्प्रिंग, एज अ रिजल्ट उसमें वेव क्रिएट हुई। वही चीज हमने इस एक्सपेरिमेंट की थी जहां हमने हैमर से हिट किया था, तो उस वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल्स हिलने लगे थे। तो स्प्रिंग एक एक मेटल से बनी हुई है और उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे में कॉइल के जो रिंग हैं, ये हेलिकल कॉइल के, ये मूव करने लगे। पर ये जो कॉइल थी जो यहाँ है वो यहीं रह गई, वेव आगे चली गई। दैट मीन्स एनर्जी तो आगे चली गई, कॉइल अपनी पोजीशन में वहीं रही। यही हुआ। क्यों हुआ? जैसे इस मीडियम में सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसी कॉइल में हर मॉलिक्यूल जो भी एटम्स हैं, या आयरन की बनाए तो आयरन के एटम्स वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसमें। सेम चीज थी जो एयर में हुई थी। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि आपने अपने दोनों हाथों से एक स्प्रिंग को, इस हेली कॉइल को पकड़ा हुआ है। एक हाथ को आप स्टेशनरी रखते हैं और सपोज दिस लेफ्ट हैंड से आप इसको हिलाते हैं। ऊपर वाले केस में हमने क्या देखा था, हमने एक बार हिलाया था, तो क्या हुआ था, एक ही बार इसमें, ध्यान से दोबारा कर लेते हैं, देखो एक ही बार इसमें देखो वेव जा रही है, राइट, नंबर ऑफ वेव्स नहीं क्रिएट हो रही। क्लियर? वेयर एज मैंने नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मैंने यहाँ तो पकड़ा हुआ है और इस वाले हाथ को मैं कंटिन्यूसली हिट कर रहा हूँ। तो जैसे ऊपर वेव क्रिएट हो रही है, तो ये वेव्स देखो, नंबर ऑफ वेव्स क्या हो रही है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, जिस स्पीड से मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ अपने हाथ को, उसी स्पीड से देखो ये वेव्स क्रिएट हो रही है जो ऊपर हो रही है। दैट मीन्स कहीं पर मेरी डेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है, कहीं पर कम हो जा रही है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड हो जा रही है, यहाँ रेयरफिकेशन हो रहा है। एक्जैक्टली जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था। तो रेयरफिकेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कंटिन्यूस वाइब्रेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, और कंटिन्यूस वाइब्रेशन से मेरी कंटिन्यूस एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो मुझे एक इस टाइप का एक पैटर्न दिखता है, सी आर या आर सी, कैसे बोलो। कुछ जगह कंप्रेशन दिखेगा, कुछ जगह उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो रेयरफिकेशन हो रहा है। क्लियर? अब हम इस टाइप की वेव्स में जहाँ पे ये एक ही डायरेक्शन में होता है, अलोंग द लेंथ होता है, जिस डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अलोंग वेव्स किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। हमने प्रीवियस क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको दोबारा कर लेते हैं। इसी स्प्रिंग को जो इस पे रखी है मैं इसको टेबल पर, अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके हिलाता हूँ, तो देखो क्या होता है। तो ये देखो सांप की तरह हिल रही है, इट लाइक अ वेव। और हमने इसमें कर क्या रहे हैं, हम इसमें जो है फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स किस लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मैं इसको ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, टेबल पे लिटी हुई मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। जबकि वेव मेरी किस डायरेक्शन में बन रही है, देखो वेव मेरी इस डायरेक्शन में बन रही है, राइट। मैंने फोर्स एनर्जी इस डायरेक्शन लगाई, वेव मेरी इसमें। यदि मैं इसको एक पेपर पे ड्रॉ करूँ तो मैंने देखो फोर्स ऐसे लगाया और मेरी जो स्प्रिंग है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है। दैट मीन्स मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में गया, जबकि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मेरा किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है।
तो इस डायरेक्शन में जब होता है, जब मेरे फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उसको बोलता हूँ मैं ट्रांसवर्स वेव। ओके, इसमें एक्चुअली होता है क्या है, ध्यान से देखोगे तो मैंने जब ऐसे ऐसे फोर्स लगाया तो ये क्या है, पूरे स्प्रिंग में ये जो मैं एक पोजीशन पे ले लूँ तो उसका ये मॉलिक्यूल है, एटम है, इस स्प्रिंग का जो है, यस यही है। मैंने फोर्स लगाया तो एटम एक्चुअली क्या हुआ, एटम मेरे फोर्स के साथ साथ ऊपर नीचे होने लगे। दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन में ही मेरे एटम्स मूव कर रहे हैं, बट क्योंकि एटम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो एक इम्प्रेशन देते हैं कि एज इफ कि ये मेरा नीचे वाला कम कर रहा है। देखो, जब मैंने ये एटम को इसी स्प्रिंग को मैं ऊपर ले गया, फिर मैं नीचे लाया, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये रिलेटिवली इट्स फॉर्म्स अ वेव। तो वेव ट्रांसफर इस डायरेक्शन होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर। पर जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन पे जस्ट क्या बोल रहे हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल व्हील पे यहाँ पे ये वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसे ही इस केस में भी वाइब्रेट वो कर रहा है अपनी पोजीशन से, वो अपनी पोजीशन से दूर नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाला जो एटम इस जगह पे मॉलिक्यूल है आयरन का वो यहाँ पहुंच गया हो, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं तो ये लिक्विड होती तभी जाता ना, अदरवाइज जाता ही नहीं। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं ट्रांसफर का बहुत बढ़िया एग्जांपल। आप एक पत्थर फेंको या एक पानी की बूंद जब पानी स्टिल वाटर में गिरती है, तो देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में, जबकि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, हॉरिजॉन्टली ऐसे जाती है, राइट। सो इस टाइप की वेव्स है, दैट मीन्स पानी का जो यहाँ मॉलिक्यूल है या इस जगह पे है वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हिल रहा है। बट क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक चेन के फॉर्म में, तो हमको ऐसा लगता है एक वेव क्रिएट हो गई। और एक्चुअली में ऐसी वेव क्रिएट होती है, देखने फिजिकली भी होती है, पर हर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है वो यहीं पे ऊपर नीचे हिलेगा। तो क्यों ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इट इज़ अ फिजिकल फोर्स मैंने लगाया ऊपर से नीचे, इस बूंद की पानी की बूंद या पत्थर जो फेंका मैंने नदी में, तो वो क्या हुआ, वर्टिकली गया। इस वजह से सारे मॉलिक्यूल्स क्या ऊपर नीचे हिलने लगे, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, तो इट जनरेट अ वेव। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं, जिस डायरेक्शन में हमने एनर्जी ट्रांसफर की, इसलिए वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ट्रांसफर वेव्स में इट इज ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव में। सो द नेक्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव, उनको बोला जाता है वो कैरेक्टर जिससे हम साउंड वेव को डिफाइन कर सकें। एंड वो पैरामीटर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अब इनको हम यदि समझ जाते हैं, तो यदि हमें किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या स्पीड मालूम है, तो दो साउंड वेव को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि मेरी हाइट, वेट, हेल्थ, नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरा नाम जाना यदि आपको मालूम है, तो यू कैन डिफरेंशिएट कि मैं कौन हूँ और मैं किस देश का रहने वाला हूँ या क्या हुआ। सो आप उसी से पता लगा सकते हैं मेरे बारे में। तो ये वो पैरामीटर हैं, ये सिग्नेचर्स हैं साउंड वेव, जिससे हम साउंड की वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकते हैं। इन्हीं को आप समझेंगे आगे हम इस चैप्टर में। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि जब भी कोई सोर्स, जैसे स्पीकर का हमने जो इमेज बनाई हुई है, जब भी कोई सोर्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे मुंह के सामने क्या है, एयर है। तो मीन्स ऐसी स्पीकर के सामने क्या है, ये एयर है, उसके अंदर बहुत सारे मेलिक्यूल्स, एटम्स हैं, किसके, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, बहुत सारी गैसेज होती हैं एयर में। या मैं उनको बोलूँ ये पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स ना बोल के, मॉलिक्यूल ना बोल के, पार्टिकल्स हैं, राइट। ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि जब भी स्पीकर बोल रहा है उससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो फिजिकली इट इज हिटिंग। तो ये क्या हो रहे हैं, सामने के पार्टिकल्स जो हैं वो डांस करना शुरू कर देते हैं, डांस करते हैं किसी एक फैशन में, और उसी को क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेशन, राइट। कहीं डेंसिटी क्या हो रही है हमारी पार्टिकल्स की, बढ़ जा रही है, कहीं घट जा रही है। जहाँ घट जा रही है उसको बोलते हैं रेयरफिकेशन, जहाँ ज़्यादा हो गई उसको बोलते हैं कंप्रेशन, राइट। और जब ये डेंसिटी घटती बढ़ती है, एक और चीज़ होती है, क्या होता है कि हमारा वो प्रेशर, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हुई तो पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हो गया, तो हम बोलते हैं ये प्रेशर हाई प्रेशर जोन हो गया। ये जहाँ कम हुई डेंसिटी वहाँ लो प्रेशर जोन हो गया। तब जब हम बोल रहे होते हैं तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। तो ये एक फैशन में डांस कर रहे हैं दोनों। तो यदि मैं डेंसिटी और प्रेशर को एक्स एक्सिस, यदि वाई एक्सिस में डेंसिटी या प्रेशर लूँ, और एक्स एक्सिस में जो मैं डिस्टेंस है स्पीकर जो सोर्स से इस दूरी तक, यदि मैं उसको ड्रॉ करूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी डेंसिटी जो है, यदि इससे देखें, यहाँ डेंसिटी में देखें या इसमें प्रेशर में देखें, तो देखो इस सेंटर वाले से लेते हैं। यहाँ डेंसिटी, जितना लाइन के बीच में डेंसिटी गैप है, मीन्स यहाँ पे मेरी डेंसिटी या प्रेशर बहुत कम है, और ये कह रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस पॉइंट पे हाईएस्ट हो गया। उसी चीज़ को देखो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है।
चलो 2 लाइन खींच लेते हैं ऐसे समझने के लिए। अब ये देखो मेरी यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी या हाईएस्ट मेरा प्रेशर। तो हाईएस्ट प्रेशर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो देखो ये भी क्या हो रहा है, देखो धीरे 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 कम होता जा रहा है। एंड इस पोजीशन पे आर पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आके इट्स बिल्कुल एकदम लिटरली बहुत कम हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई। और फिर यहाँ से क्या हुआ, मेरी प्रेशर या डेंसिटी बढ़ना शुरू हुई, यहाँ हाईएस्ट है, ग्रेजुअली धीरे 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 करके यहाँ आ गई। तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन डेंसिटी या प्रेशर along the distance। मैं सोर्स से जैसे दूर जाऊँ तो दैट मीन्स मेरा ये कंप्रेसर रेयरफिकेशन जो मुझे ऐसे जो हिलते हुए दिख रहा था, वाइब्रेट करते हुए दिख रहा था, तो बेसिकली इट इज वाइब्रेटिंग और चेंजिंग इन दिस फैशन। हाई से लो होता है फिर हाई होता है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्म के वेव के फॉर्म को उसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पोजीशन जो मीन्स मिनिमम वैल्यू जाती है यहाँ पे, जहाँ पे मेरी डेंसिटी सबसे कम या प्रेशर सबसे कम होता है, उसको बोलते हैं ट्रफ। अब वो कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, एनी वेव, जब भी मैं इस शेप में देखता हूँ आई विल से इट इज अ वेव। और हर वेव का एक टॉप मोस्ट पोजीशन क्रेस्ट और बॉटम बॉटम को ट्रफ बोलते हैं। सेंटर में क्या है, एवरेज वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी या एवरेज वैल्यू। तो डेंसिटी और प्रेशर की यहाँ पे एवरेज वैल्यू होगी। तो ये वेव फॉर्म हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब मेरी हाईएस्ट से क्या हुई, ग्रेजुअली कम होती गई और फिर वापस में आया, मीन्स मैं हाईएस्ट से लोएस्ट में गया और फिर उसी पोजीशन में आया, तो मुझे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगा। और मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ से हाईएस्ट थी और फिर यहाँ तक ये फिजिकल डिस्टेंस ही है, तो दिस इज द डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस हुआ, दो क्रेस्ट या दो रेयरफिकेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा से डिफाइन करते हैं, ये लैम्डा साइन है। और इसको बोलते हैं वेव लेंथ। तो इस वेव की लेंथ कितनी है, तो लेंथ क्या मीन्स, दोबारा मैं समझाता हूँ। दो हाईएस्ट पोजीशन या दो रेयरेस्ट पोजीशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लो, तो वो भी तो ये लैम्डा बराबर ही हो गई, राइट। दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और एक और चीज हो रही है, यदि आप ध्यान से देखें कि ये जो चीज था, रेयर रेयरिफिकेशन और कंप्रेशन, एक ये फिक्स फ्रीक्वेंसी में हो रहा था, एक टाइम ले रहा था पर्टिकुलर, मीन्स मैं हाईएस्ट से धीरे धीरे लोएस्ट में गया फिर वापस इसमें आया। तो जब मैं एक एक पोजीशन से वापस लोअर में गया और फिर अपनी पोजीशन में वापस सेम सेम कंप्रेशन में आया, सेम प्रेशर में आया, तो उसको जो टाइम लगा, सो द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंप्रेशन बोलूं, या टू कंसेक्यूटिव मींस जो एक के बाद एक आ रहे हैं, रेयरिफिकेशन के बोलूं, टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वेव को यहाँ पे देखो कंप्रेशन हुआ और फिर घूम के एक डिस्टेंस वेव लेंथ के बाद फिर दोबारा कंप्रेशन में आया। या वेव में ऐसे बोलूँ अब, या मैं इस पॉइंट से लिखूँ, मिनिमम से लूँ और यहाँ मैक्सिमम गया और फिर मिनिमम आया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वेव फॉर्म में देखूँ तो ऐसे, या मैं सामने दोनों केस में ऐसे देखूँ, मीन्स रेयरिफिकेशन से कंप्रेशन में आने में यहाँ से आते। यदि मैं ये डिस्टेंस देखूँ तो बोलता हूँ वेवलेंथ, और यहाँ से सेम दोबारा रेयरिफिकेशन आने के अंदर जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को मैं किससे डिनोट करता हूँ, टी से। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा और ऐसा क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स कंप्रेशन रेयरिफिकेशन कंप्रेशन यही हो रहा है। इसका मतलब देर इज अ फ्रीक्वेंसी, इट इज वाइब्रेटिंग। तो इसको मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी। या जनरल टर्म में आप समझें एग्जांपल के लिए, कि मैं एक ड्रम बजा रहा हूँ, ड्रम जो मैं बजा रहा हूँ मैं यूनिट टाइम में कितनी बार बजा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो हाउ मेनी टाइम्स आई एम बीटिंग द ड्रम इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यूनिट टाइम मतलब हुआ एक सेकंड में मैं कितनी बार इसको ड्रम को बजाता हूँ, एक मिनट में करता हूँ, एक होना चाहिए, वन होना चाहिए, दैट इज यूनिट। वन वन ईयर में कितनी बार बजा रहा हूँ, तो जब मैं बोलूँगा वन ईयर में लैक्स, वन लैक्स टाइम इसको ड्रम करता हूँ, माई फ्रीक्वेंसी इज 1 लाख बीटिंग्स पर एनम, राइट। यदि पर मिनट बोलूंगा तो पर मिनट हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स मैं यूनिट टाइम में कितना कर रहा हूँ। अब देखो हमारी साउंड वेव में क्या हो रहा है, कंप्रेसर रेयरफिकेशन कंप्रेसर रेयरफिकेशन, तो मुझे यदि टाइम मालूम है कि एक मिनट में कितनी बार कम हाई प्रेशर से लो प्रेशर हुआ, फिर लो प्रेशर से फिर दोबारा हाई प्रेशर हुआ, मीन्स एक साइकिल कंप्लीट हुई, कंप्रेशन रेयरफिकेशन कंप्रेशन एक साइकिल। तो एक यूनिट के अंदर ये एक सेकंड के अंदर मेरी कितनी हो रही है, राइट, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। तो ये एक तरह से मेरी ये कंप्रेशन रेयरफिकेशन वाइब्रेट ही कर रहा है। तो कितनी बार मेरी ये फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मैं बोल सकता हूँ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है इस साइन से। तो दिस इज नॉट वी, इसको बोला जाता है न्यू, राइट। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स, HERTZ।
या हम इसको बोलते हैं कैपिटल HZ। ये हर्ट्ज किसके नाम पे हुई? एक साइंटिस्ट थे, हेनरिच हर्ट्ज, जर्मन फिजिसिस्ट है। उनके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफाई किया था फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम में जो हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्या रिलेशन होते हैं? इसको समझने के लिए हम ना एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम 60 टाइम्स इन अ मिनट, सो कैलकुलेट इज फ्रीक्वेंसी। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा ड्रम? यही ड्रम। इसको आप बीट कर रहे हैं, मतलब इसको बजा रहे हैं। कितने दोबारा हिंदी में बोले हैं तो कितनी बार बजा रहे हैं? 60 टाइम्स आप इसको हिट करते हैं 1 मिनट के अंदर। उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, बताओ। तो लेट्स फाइंड आउट। तो वी विल राइट सोल्यूशन। नंबर ऑफ टाइम्स अ ड्रम इज बीटेड बाय यू इज 60। टाइम टेकन इन 60 बीट्स इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट है तो हम स्टैंडर्ड यूनिट में क्या कन्वर्ट करेंगे? सेकंड। सो 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 सेकंड्स। That means if I have to calculate frequency, I will write the frequency of the beat nu is equal to total number of beats divided by total time taken. Total number of beats कितनी थी? 60। और टाइम कितना लगा इन 60 बीट्स के लिए? 60 सेकंड्स। तो यदि डिवाइड करो, 60 60 कट गया तो क्या आ गया? 1 beat per second. So I can say my frequency nu is equal to 1 hertz. So hertz का मतलब क्या हुआ? एक यूनिट में कितनी बार मैंने इसको हिट किया, राइट? तो पर सेकेंड में कितनी बार मैंने हिट किया। तो इफ आई हैव टू राइट अ डेफिनेशन, सो आई विल राइट दिस वे। और लिखने से पहले थोड़ा ही समझें, जब मैंने इसको ड्रम को बीट किया तो साउंड वेव क्रिएट हुई, क्योंकि हम साउंड पढ़ रहे हैं तो इस साउंड की बात करें तो ड्रम बीटिंग की फ्रीक्वेंसी तो मेरी क्लियर हो गई कि मैं 1 सेकंड में एक बार हिट कर दे रहा हूँ। जब मैं 1 सेकंड में एक बार हिट करता हूँ तो एनर्जी ट्रांसफर होती है मीडियम में, तो ये वेव्स क्रिएट होती है, साउंड वेव्स। तो जब ये साउंड वेव्स क्रिएट होती है उतनी ही क्रिएट होगी जितनी तेजी से मैं हिट करूंगा। मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी और साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली सेम होगी। तो आई कैन से, सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज एग्जैक्टली सेम, दैट इज 1 हर्ट्ज। या मैं दूसरे तरह के फॉर्म में बोलूँ, साउंड वेव में क्या होता है? कंप्रेशन, रेयरफिकेशन, कंप्रेशन। So the time taken between two consecutive compression or rarefication to cross a fixed point is called the time period. यही तो हमने सीखा था। तो मेरा ये क्या है, जो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये साउंड वेव के कंप्रेशन को दिखाया जाता है, रेयरफिकेशन इनका बीच का पार्ट। तो ये वेव जो जनरेट हो रही है, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूँ ड्रम के, तो पहले एक वेव आई, ये खुद आई, फिर ये दूसरी आई, इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा वो क्या हो, मेरा टाइम पीरियड। अब यदि मेरे को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो आई कैन से द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, तो एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में मैंने जितने ऑसिलेशन किए दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से वही हुए, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड करेगा, मीन्स जितनी बार मैं जितनी तेजी से ड्रम बजाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड 1 सेकंड में, मान लो मैं अभी एक ही बजा रहा हूँ, अब यदि 1 सेकंड में 2 बार बजाता तो मेरा टाइम पीरियड क्या होता था? आधा हो जाता, 1/2। अभी यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी 1, तो आई विल राइट 1 हर्ट्ज। so I can say time period when my frequency of beating is 1 hertz, the time period is I am taking 1 seconds। तो मैं इसको ड्रम को बीट करने में, 60 बार बीट करने में, हर बार एक बार जब बीट करता हूँ तो आई एम टेकिंग 1 सेकंड टाइम, दैट इज वाई माई फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। आपके पास एक चिड़िया है एंड द बर्ड क्या करती है? उड़ने के लिए फ्लैप करती है अपने विंग्स को। तो द बर्ड टेक्स 0.05 सेकेंड इन फ्लैपिंग हर विंग्स वंस। एक बार अपने पंख को फड़फड़ाने में इट इज टेकिंग 0.05 सेकेंड। देखो सेकंड्स का कितना छोटा पार्ट ले रही है। दैट मीन्स, इसका मतलब यदि कोई समझे तो क्या होगा? इट मीन्स टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ फ्लैपिंग मीन्स एक बार फ्लैप को ऊपर नीचे जाने में टोटल टाइम 0.05 सेकेंड लग रहा है। ये तो एक बार में लग रहा है, पर इन्हें पूछो 1 सेकंड में वो कितने बार पंख हिला दे रही है। दैट मीन्स आई एम आस्किंग फ्रीक्वेंसी। तो यू विल राइट म्यू इज इक्वल टू 1/t, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा, टी इज इक्वल टू 1/, ये तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ। यदि मैं उल्टा लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड दिया हुआ है, लेट्स फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। आई विल राइट दिस वे, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या होगा? 100, देन 5 20s, तो आई कैन राइट 20 फ्लैपिंग्स पर सेकेंड। तो एक बार में उसको टाइम लग रहा है 0.05 सेकेंड, और 1 सेकेंड में वो 20 बार अपने पंप को फड़फड़ा रही है, फ्लैपिंग कर पा रही है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और जब मैं पर सेकेंड बोलूँ
तो मैं उसको हर्ट्स में लिख सकता हूँ। तो आई कैन रेट द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्स विद द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। क्लियर? वेरी गुड। लेट्स लिसन टू फ्यू थिंग्स। तब आप थोड़ा और चीज समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से मैथमेटिकली समझ गए, पर हमारे कान जब सुन रहे होते हैं हम कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं? हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी हाई है या टाइम पीरियड लो है या वट एवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या चीज़ है वो? सो लेट्स लिसन। सो दिस इज फ्लूइड ट्रम्पेट, राइट? तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे भी बजा सकते हैं। तो आपने अभी सुना, आपको आपके पास कानों तक आवाज आई होगी, और साउंड, हर एक साउंड डिफरेंट थी कि नहीं डिफरेंट? तो आप कह सकते हो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, यदि आंख बंद करके भी आप सुन रहे होते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ को आप जज कर सकते थे, यदि आपने पहले सुनी होगी साउंड तो आप बोल सकते हैं ओके ये फ्लूट थी, ये ट्रम्पेट था, या यही था। क्लियर? तो आपने आंख बंद करके बता दिया। ओके। पर यदि यही सारी चीज़ें मैं एक साथ बजाता, तो जब हम एक साथ चीज़ बजाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सेम टाइम पे बजा रहे होते हैं। ठीक है? एंड देन बोथ केसेस में हम यदि सिंगल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो वो, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एज एन ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हो सेम टाइम पे हो, बट वी आर जनरेटिंग अ म्यूजिक, हम बोलते हैं ना बड़ा सुंदर म्यूजिक बज रहा है। आप एक फ्लूट से बजा सकते हो या एक ऑर्केस्ट्रा फॉर्म में। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यदि आप इससे कुछ दूरी पर खड़े होकर सुन रहे हो, दोनों चीजें आप सुन रहे हैं, आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुना हो या ऑर्केस्ट्रा सुन रहे हो, और एक फिक्स डिस्टेंस पे आप खड़े हो, तब भी आपके कानों तक यदि आप देखेंगे तो ये साउंड पहुंच रही होगी, सिंगल से भी या मल्टीपल से भी। जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि सारे इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस तो कर रहे हैं जो आपके कान तक पहुंच रही है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? एयर के थ्रू। एयर मीडियम में आप बैठे हुए सुन रहे हैं आराम से, तो मीडियम ऑफ ट्रेवल भी सेम है, सारे इंस्ट्रूमेंट भी साउंड प्रोड्यूस करके आपके कान तक पहुंच रही है, मीन्स सेम टाइम पे पहुंच रही है। क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज सेम, क्योंकि सारी चीजें बज रही हैं उनकी सबकी साउंड भी है क्योंकि मीडियम सेम है। बट स्टिल द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट, जो आपके कान में पहुंच रही है। जब ये सब चीज़ें बज रही थी या ये इंडिविजुअली बज रहे थे, तब भी आपको ये मालूम है कि यदि ऑर्केस्ट्रा है तो कोई जो है गिटार बजा रहा होगा, कोई ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होगा, तो क्लियरली आंख बंद करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में मोर और लेस कौन कौन से इक्विपमेंट्स लोग जो है इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, राइट? तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आप साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? जब आप डिफरेंशिएट कर पाते हो तो वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की। यही हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम बोलते हैं कि साउंड जो आपके कान तक पहुंच रही है वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स को बोलते हैं पिच। जब हम दो तीन चीज़ों को जोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं पिच। पिच क्या होती है? कि हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से इंटरप्रिटेट करता है, कि हाई फ्रीक्वेंसी है कि लो फ्रीक्वेंसी है। तो हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, टेक्निकल वर्ड ना यूज कर, वी से द पिच इज वेरी हाई। होता है ना, कभी कभी सुना होगा आपने हाँ म्यूजिकल कंपटीशन में कि अरे नहीं पिच थोड़ा लो करो, पिच थोड़ी हाई करो। पिच लो करो हाई करो मीन्स बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है फ्रीक्वेंसी को जज कर रहा होता है। पर हमारे दिमाग को बताया फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं सिखाया बचपन से। वी सेड पिच कम करो या पिच ज़्यादा करो। व्हेन वी से हाई पिच बेसिकली या लो पिच, तो हम बात कर रहे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी। यदि म्यूजिशियन ये है कंपटीशन को बोले अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अपनी फ्रीक्वेंसी घटाओ, तो आपने बचपन से सुना ही नहीं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। पर बोलते हैं ना ऊंचे स्वर में गाओ या नीचे स्वर में गाओ, दैट मीन्स हाई पिच या लो पिच। तो ये क्या होता है? ऊंचा स्वर या नीचा स्वर, हाई पिच या लो पिच मीन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। जो आप गा रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसकी पिच बढ़ाओ या घटाओ। इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग यू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या हुआ? हमने सीखा था मोर वाइब्रेशन पर सेकेंड, ज्यादा वाइब्रेशन होंगे पर सेकेंड। या जब हम लो फ्रीक्वेंसी में, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड विल बी लेस। क्लियर हो गया? तो अब कुछ समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी। जब मैं मोर वाइब्रेशन पर सेकंड करूंगा तब मेरा जो टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का होगा वो भी कम होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन एक सेकंड में कर दी।
तो दो वाइब्रेशन के बीच में जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा, वो बहुत ही छोटा होगा, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। थोड़ा और कुछ समझते हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये क्या है, एक ईगल है एंड इट इज फ्लाइंग। आराम से वॉच करो, देखो कितनी बड़ी ईगल है ना, कैसे आराम से पंख हिलाती हुई जा रही है, उड़ रही है जंगल में। ब्यूटीफुल। अब एक और चिड़िया दिखाता हूँ। इस चिड़िया के आपको पंख देखना है, देख पा रहे हो? क्यों? अरे देखो देखो ध्यान से हैं। दोबारा देखो, दोबारा देखना है, दोबारा देखो। यस, पंख तो हैं, बट क्या हो रहा है, दे आर वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट, इतनी तेजी से हिला रही है। वाइब्रेटिंग फास्ट मतलब क्या होता है, इट्स हाई फ्रीक्वेंसी। चलो दोनों फोटो को हम लिखते हैं। तो पहले केस में क्या है, चिड़िया बहुत बड़ी है, साइज इज वेरी लार्ज, ईगल है। दूसरे केस में क्या है, चिड़िया इज वेरी स्मॉल। फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलेंगे पहले वाले केस में, उसके पंख जो हिल रहे हैं कितने धीरे धीरे हो रहा है। हम बोलते हैं ना धीरे धीरे, तो फ्रीक्वेंसी इज लो, दैट मीन्स एक सेकेंड में वो अपने जो पंख है बहुत धीरे धीरे हिला रही है। नंबर ऑफ टाइम्स इज वेरी लेस। वेयर एज जो हमिंग बर्ड है, उसकी जो पंख हिलाने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, स्पीड नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इज सो हाई यू आर नॉट एबल टू सी। राइट? ओके। अब यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो पहले वाले का पंख जो हिलाने की स्पीड है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेती है, मतलब एक बार पंख ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर वापस अभी ऊपर आता है, तो मीन्स एक बार हुआ, तो उसका टाइम पीरियड इज हाई। वेयर एज हमिंग बर्ड के केस में आई कैन से इट इज़ वेरी लो। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाले की आई कैन से उसकी पिच काफ़ी लो है। क्यों? फ्रीक्वेंसी लो है, यदि पिच फॉर्म में बोलो। नीचे वाले की क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी हाई है तो आई विल से इट्स पिच फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। और जब पिच हाई होती है हम बोलते हैं, तो हमिंग बर्ड की यदि आवाज़ सुनी हो, या मच्छरों की आवाज़ सुनी है, मक्खियों की गुन ऐसी गूंजती आवाज़। और जो यदि किसी बड़ी चिड़िया की आवाज़, यदि मोर हो या ईगल हो, उसके पंखों के बाद फड़ 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 आती है, दैट मीन्स when pitch is low, means frequency is low, the sound is different, हाँ, characteristic is different। जब पिच हाई होती है तो आवाज गूंजने लगती है, क्योंकि इतनी तेजी से हो रहा होता है, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर? So we say the sound produced by these two birds are different because they have different pitch, या उनकी frequency different है, या उनका indirectly बोलो टाइम पीरियड भी different है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों से एक एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ओके। यदि मैं सेम चीज को बोलूं, यदि फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है, ग्राफिकली यदि वेव फॉर्म में करूं, कैसे पता लगा सकते हो, तो आई कैन ड्रॉ दिस वे कि ये वेव ऐसे जा रही है, इधर टाइम है, इधर डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन्स मीडियम पोजीशन में कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, यही बता रहा है। राइट? और ये कितना टाइम लेता है, तो मीन्स मैंने यहाँ से हाई गया, लो गया, हाई गया, तो मीन्स एक साइकिल कंप्लीट की मैंने इतने में, तो मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में क्या टाइम है। राइट? तो दिस इज द शेप कि मैं बोलूँगा इट इज़ लो पिच साउंड, या लो पिच में ये उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, फ्लैप करिए अपने बर्ड्स को, विंग्स को। यदि हाई पिच बोलूंगा, सेम टाइम में एग्जैक्टली सेम टाइम लग रहा है, यहाँ से मान लो 0 है और ये 1 सेकेंड है, तो देखो कितनी बार। यदि मैं ग्राफिकली दूंगा तो इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ये बोलते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी में सेम टाइम के अंदर मैं ऊपर नीचे मैंने अपने पंख बहुत तेजी से हिलाए। और यदि मैं इसी ग्राफिकल फॉर्म में ये ईगल के यदि मैं करूँ, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो बीट्स होती हैं वो 5 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब अपने पंख एक सेकंड में 5 बार ऊपर नीचे करती है, करीब करीब। राइट? अप्रोक्सीमेटली एक सेकंड लगता है, तो आई कैन से इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्स। एक सेकंड में 5 बार अपने पंख फड़फड़ाती है। वेयर एज हमिंग बर्ड का जो हाई स्पीड कैमरा से जो उन्होंने मेजर किया है, इट वेरीज, बट समटाइम्स इट गोज एज हाई एज 200 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकंड में 2200 बार, 200 टाइम्स। दैट इज वाई जब आप इसका वीडियो देख रहे हैं, ये फोटो भी देख रहे हैं, इसमें आपको इसके विंग्स दिख ही नहीं रहे हमिंग बर्ड के। एक और चीज भी नोट करो, बहुत अच्छा फिजिक्स में या साइंस में याद रखने के लिए, जितनी बड़ी चीज होगी उसको अपने विंग्स को ऊपर नीचे करने में क्योंकि एनर्जी लग रही है, तो जितनी बड़ी चीज होगी ऊपर नीचे ज्यादा तेजी करेंगे टूट भी सकता है, और जितनी छोटी होगी वो उतनी तेजी से कर सकता है। जितनी स्मॉलर द थिंग, दे कैन बीट देयर विंग्स वेरी फास्ट। बड़ी चीज नहीं कर पाएगी उतनी देर से। तो देखो कितने टाइम्स ज्यादा है।
यदि 5 से डिवाइड कर लो 40 टाइम्स ज़्यादा बीट्स फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। ठीक है, या मैं फ्रीक्वेंसी बोलूंगा 200 हर्ट्ज है, इसका 5 हर्ट्ज है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव्स की। क्या होती है एम्पलीट्यूड? ये हमारा स्पीकर था, उससे हमारे कंप्रेशन रेयरफिकेशन हो रहे थे। इस चीज को हमने ड्रॉ किया था, प्रेशर या डेंसिटी को ऐसे अप एंड डाउन हो रही है। कम, हाईएस्ट से स्टार्ट होती है, कम होती जाती है ग्रेजुअली, डाउन लोएस्ट मोस्ट पहुंचती है, एंड देन फिर इंक्रीज होती है, वेदर इट इज डेंसिटी और प्रेशर। प्लस हमने ये देखा था कि एक कंप्रेशन या नेक्स्ट कंप्रेशन आने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, वेव ट्रेवल करती है, दैट्स कॉल्ड लैम्डा, राइट। अब हमने ये देखें कि ये मिड पोजीशन से कितना हाइट तक जा रही है, तो उतनी हाइट तक नीचे जा रही है, राइट। तो मीन्स एक कंप्रेशन और रेयरफिकेशन होने में मीन्स कितना वेरिएशन हो रहा है, मीन्स यहाँ मेरी डेंसिटी देखूँ या मेरा प्रेशर देखूँ, तो मीन्स हाईएस्ट और यहाँ ये लोएस्ट गया, तो ये मिड पोजीशन। सो मिड पोजीशन से लेके अप पोजीशन तक ये जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। या दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर लाइन से ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे कैसे भी ले लो, तो मीन्स मिड पोजीशन से वो कितना दूर तक जाता है और फिर वापस फिर दोबारा आता है। तो मीन्स मिड पोजीशन से किसी भी एक पोजीशन से मैं डिस्टेंस ले लूँ, मिड पोजीशन से एक्सट्रीम एंड, उसको बोला जाता है इज एम्पलीट्यूड। आई विल से कि ये जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में। सो एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाई ए, एंड बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस जो मिड पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मैं इस साइड भी ये लिखूंगा तो एक्जैक्टली सेम होगा। यदि ये वेव फॉर्म में है तो इस मिड पोजीशन से ऊपर भी उतना ही होगा, उतना ही नीचे जाएगा, मीन्स ट्रफ जो है उतना ही नीचे गड्ढा होगा और एक क्रेस्ट उतना ही ऊपर होगा। तो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट इज अ डिस्टेंस। सो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। अब ये होता क्या, एम्पलीट्यूड से फर्क क्या पड़ता है? सो द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो जब हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड हाई हो गया या लो हो गया, तो हम बोलते हैं लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड, मीन्स आपकी साउंड जो है बहुत लाउड है। बोलते हैं कभी वो टीचर, बेटा तुम बैठ जाओ, तुम्हारी साउंड ना बहुत लाउड है, बहुत लाउडली बोलते तुम। तो ज़्यादातर अब क्या है, लड़कों के केस में बोला जाता है कि यार उनकी आवाज़ जो है ना बहुत लाउड होती है, कंपेयर टू व्हाट, गर्ल्स, उनकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट होती है। तो आप समझ रहे हो क्या बोलते हैं, लाउड मीन्स नो करके, लड़कियां जो है बहुत सॉफ्टली बोलती हैं। या दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि आपने अभी एक टेबल को बहुत धीरे से हिट किया, तो हो सकता है वो आवाज़ थोड़ी दूर तक जाए ना, सुनाई ना किसी को, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ लाइट टैपिंग, और उससे जो साउंड जनरेट हुई सॉफ्ट साउंड हुई, आपके कान को मधुर लगेगी। और यदि आपने बहुत जोर से मारा उसको, तो उसकी बहुत एनर्जी होगी, राइट। जब बहुत एनर्जी होगी तो लाउड बहुत ज़्यादा होगी, लाउड हो गई, जो लाउड हो गई दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी इज वेरी हाई। और जब एनर्जी हाई या लो बोलते हैं हम, तो we say is amplitude A is very high। तो हाई एम्पलीट्यूड मीन्स हाई एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी, से लड़कों में ज़्यादा एनर्जी थी कंपेयर टू लड़कियों में, लड़कियों के मुकाबले में, इसलिए उनकी आवाज़ लाउडनेस उसमें ज़्यादा होती है। लड़कियों की एनर्जी में एनर्जी कंपेरेटिवली कम होती है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, सॉफ्ट बोलते हैं उसको। तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग इज द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉय साउंड इज हाई कंपेयर टू द वे द गर्ल्स स्पीक। क्लियर हो गया? वेरी गुड। इसी चीज को यदि मैं ग्राफिकली बोलूं एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या था, ये एक वेव है मिड पोजीशन से हाइट। तो एक वेव आपको डायग्राम ये दिया हुआ है और दूसरा डायग्राम ये दिया हुआ है, तो किसका एम्पलीट्यूड आया हुआ है, ये वाला है या इसका? डेफिनेटली राइट साइड का, इसका एम्पलीट्यूड मिड पोजीशन से ज्यादा हाइट तक जा रहा है, तो डिस्टर्बेंस जो हो रहा है सेंट्रल लाइन से ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वी से द साउंड इज लाउडर। तो ये जो यदि ग्राफिकली यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे दिस साउंड इज लाउडर कंपेयर टू दिस वन, दिस साउंड वी कॉल सॉफ्टर साउंड और सॉफ्ट साउंड। लाउड साउंड जब होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हाई क्यों होती है, ज्यादा एनर्जी यूज करोगे, ज्यादा इंटेंसिटी से, आप बोलते हैं ना बहुत और इंटेंसिटी से आपने हिट किया उसको, बॉल को हिट किया या टेबल को हिट किया, हाई इंटेंसिटी। तो हाई इंटेंसिटी मीन्स यू जनरेट हाई साउंड, या हाई साउंड मीन्स हाई लाउडर साउंड। लाउडर साउंड मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड इज हाई, दैट मीन्स जो आपने वेव जनरेट की वो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा।
एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इस साउंड के फॉर्म में, उसके बेस में जो है ना ज़्यादा कंप्रेस होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी और रेयर प्रेशर भी ज़्यादा होगा उस जगह पे। जब ये ज़्यादा होगा तो ये क्या है, हमने उसके प्रेशर को और डेंसिटी को ड्रॉ किया हुआ, यही किया हुआ साउंड केस में। क्लियर हो गया? वेरी गुड। एक और चीज़ भी याद रखो, जब ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड होगी, इनडायरेक्टली यदि मैं आपको एक रिंग एक्से सामने लगा दूं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो इससे पास होंगे, यूनिट एरिया से जो पास होंगे, वो ज़्यादा होंगे यूनिट टाइम के अंदर। मीन्स एक सेकंड में एक मीटर स्क्वायर एरिया से जो पार्टिकल्स पास होंगे वो ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वी विल से, या लाउडनेस ऑफ द साउंड इज वेरी हाई। बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे एक सेकंड के अंदर पार्टिकल्स यहाँ से, यदि मैं साउंड वेव्स की बात करूँ। तो हाई इंटेंसिटी साउंड मीन्स बड़ी तेजी से आई, बहुत तेजी से उसमें से, तो मीन्स यूनिट टाइम के अंदर यूनिट एरिया से ज्यादा पार्टिकल पास हो गए। क्लियर? नेक्स्ट इज द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऑफ साउंड जो हम बोलते हैं, मैं तो क्वालिटी बोलूँ या टिम्बर बोलूँ एक ही चीज़ है। जो म्यूजिशियन होते हैं दे यूज अवर टिम्बर, नॉर्मल आदमी बोलता है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी सुंदर है, काफ़ी अच्छी है साउंड, या क्वालिटी बेकार है। राइट? नॉर्मली गाने जो गाना गाते हैं सिंगर्स के लिए बोला जाता है ना, आपकी आवाज़ में दम नहीं है ना, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। वो क्या चीज़ें होती हैं? वो होती हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, यदि दो साउंड जिनकी सेम पिच और लाउडनेस है, सेम पिच लाउडनेस मीन सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड पे दो लोग गा रहे हैं, स्टिल दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर। और वो किस बेसिस पे करते हैं? वो बेसिस होता है द क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर ऑफ साउंड। और ये क्या चीज़ होती है? ये वो चीज़ होती है कि वो क्वालिटी विच इज़ मोर प्लेजेंट इज सेट ऑफ रिच क्वालिटी। साउंड की हम बोलते हैं साउंड इज़ वेरी रिच। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम है, मैंने सेम उस्ताद से सीखा, सेम गाना गा रहा हूँ, राइट? बट people will say कि I am singing, my quality is very good. Like Lata Mangeshkar, if she is singing, तो will say वाह क्या गा रही हैं। जबकि मैं गाऊंगा तो सब क्या होगा, भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है। राइट? सो जो मधुर वर्ड यूज हो रहा है ना, मधु की शहद की तरह है बिल्कुल। सो वी से द क्वालिटी और द टिम्बर ऑफ साउंड इज वेरी गुड, और इनडायरेक्टली इट इज मोर प्लेजेंट। अब साउंड में जब जो होता है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को म्यूजिकल टर्म में बोला जाता है अ टोन। हम बोलते हैं उसको अ टोन। टोन मीन्स, लेट्स लिसन दिस। So this is called a single frequency. कोई वेरिएशन नहीं, मीन्स देर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी। 400 हर्ट्ज मीन्स उतने हर्ट्ज वाइब्रेशन पर सेकंड हो रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस हुए जा रहे हैं। ना उसके एम्पलीट्यूड में ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रहा है एम्पलीट्यूड, ना लाउडनेस बढ़ रही है ना कम हो रही है, कोई चेंज नहीं है। So that is called single frequency sound is called a tone. We call it a tone. And when the sound is produced due to mixture of several frequency, उसको क्या बोलते हैं? A note. क्या होता है note? सुन लो। So difference समझ में आया? Here same instrument है, but it is generating number of frequency. Number of frequency उनकी change हो रही है, उसके amplitude change हो रहा है. It is called a note. That means it is of rich quality, right? Pleasant to listen compared to a single note, single frequency. क्लियर हो गया? रिच क्वालिटी या टिम्बर ऑफ द साउंड इज वेरी गुड, मतलब क्या होता है? इट इज मोर प्लेजेंट टू हियर। अच्छा, अब जब साउंड जो होती है ना, जब चलती है किस में से, एक मीडियम से ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड होती है। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड टोटल टाइम। याद आया कुछ? कि एक कार है, यदि वो रोड पे चल रही है और वो ट्रेवल करती है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है टी टाइम में, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं या स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होगा? यही फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना टाइम लिया, तो डी बाई टी। दिस इज कॉल्ड वी इज इक्वल टू डी बाई टी। अब सेम चीज यदि मैं इसी जगह पे, और यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, सेम चीज यदि मैं इसी जगह पे करता हूँ, एक स्पीकर रखता हूँ, वो भी क्या है, बोल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या होता है, यहाँ से एनर्जी क्रिएट हो रही है, और मैं, आप खड़े हुए इस डिस्टेंस पे, दैट मीन्स द एनर्जी नाउ हैज टू ट्रेवल, और साउंड वेव्स हैज टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, एंड सपोज इट इज टेकिंग सेम टाइम टी। तो वेलोसिटी क्या हो गई? साउंड की वेलोसिटी, जैसे मैं कार की निकाल रहा हूं, तो आई कैन से द स्पीड ऑफ साउंड
मैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, आप साउंड आ गया ऑब्जेक्ट की, कार की जगह मेरी साउंड हो गई, तो वही होगा स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल और कितना टाइम लिया डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज एग्जैक्टली जैसे भी किसी व्हीकल की हम स्पीड निकालते हैं, ऑब्जेक्ट निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या हुआ, सेम, आपको यदि निकालनी है। और यदि हम ये एयर में बोल रहे हैं तो वी राइट 344 मीटर पर सेकेंड, ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली है साइंटिस्ट ने, इतनी होती है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रही है। और इसमें एक चीज़ और नीचे लिखी रहती है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इस डिग्री इतने टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड इतनी है। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड जो है एयर में डिफरेंट होगी। क्यों होगी वो समझते हैं आगे। So speed of the sound, what we learned is total distance traveled divided by total time, or V is equal to d by t, where d is in meter, t is in second, so unit is meter per second. हमने ये देखा था साउंड वेव को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं वेविकल फॉर्म, वेयर देर इज अ डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन ऐसे दिखता है, और ये जो डिस्टेंस मिड पोजीशन से होता है इसको एम्पलीट्यूड ए बोलते हैं, और ये एक हाईएस्ट पोजीशन से इस साइज में सेम पोजीशन से स्टार्ट किए और फिर कंप्रेशन नेक्स्ट कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ लैम्डा। एंड एक साइकिल को यहाँ से लेके यहाँ तक, या मैं बोलूँगा इस मिड पॉइंट से स्टार्ट करूँ और इस मिड पॉइंट तक, दैट मीन्स एक साइकिल हो गई। इस साइकिल में टाइम पीरियड टी लगता है, ये हमने सीखा था। तो देखो मेरे पास डिस्टेंस भी है, लैम्डा भी है, टाइम भी है, तो स्पीड में निकाल सकता हूँ। अब इस ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये इसका ही दिया है ना, कंप्रेशन रेयरफिकेशन की मेरी डेंसिटी और कैसे ये वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी का ग्राफ है। सो आई कैन से द स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्या हुआ, लैम्डा इज द डिस्टेंस, टाइम टेकन इज टी, मीन्स मैं यहाँ से स्टार्ट करते एक साइकिल को कंप्लीट करने में टी लग रहा है, तो दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड लैम्डा अपॉन टी में बोल सकता हूँ, डी की जगह लैम्डा बोल दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन टी। वेरी गुड। प्लस हमने ये समझा था, हमने ये भी पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड होता है टी, ये क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यदि ये फ्रीक्वेंसी है तो टी की जगह यदि मैं ये लिख सकता हूँ 1/v, या 1/t की जगह v आ जाएगा, राइट। तो आई कैन से वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, 1/t की जगह न्यू लिख दिया, तो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो बहुत जगह ये फॉर्मूला क्या होता है ना, न्यू को ये कन्फ्यूजन होता है वी और न्यू के बीच के, तो इसलिए बहुत बार लैम्डा एन लिख देते हैं, एन मीन्स द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो एन। बहुत जगह आप देखोगे बहुत लोग फ्रीक्वेंसी की जगह एफ भी लिख देते हैं। तो बस याद रखो कि ये फ्रीक्वेंसी की वेलोसिटी की स्पीड की और डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेव में जब भी होगा, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे उसमें वेव लेंथ की बात करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस। तो लैम्डा अपॉन टी, तो रटने की जरूरत नहीं है। तो आपको यदि टाइम एंड मोशन से याद था, मोशन जो चैप्टर से पढ़े थे, स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बस साउंड के केस में इज द वेवलेंथ, टाइम पीरियड इज द टाइम, जो होगा टाइम पीरियड हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन टी, और ये टी अपॉन फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं भी याद रखें तो भी आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। क्लियर। लेट्स टेक वन एग्जांपल कैसे इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। So example number 12.1. A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. So how long will it take to travel 1.5 kilometer? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो राइट गिवन फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्स, किलो मीन्स क्या होता है 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 2000 हर्ट्स, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। एंड क्या दिया, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा से नोट करते हैं, कितना दिया 35 सेंटीमीटर, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है तो स्टैंडर्डाइज कर लो मीटर में, डिवाइड बाय 100 करूँगा 0.35 मीटर। सो हमारी वेलोसिटी भी आ गई, लैम्डा भी आ गई। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये पता लगाना है कितना टाइम लेगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, जाने में ये साउंड वेव कितना टाइम लेगी। तो हम इसकी देखो फ्रीक्वेंसी दी है, लैम्डा दी है, हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो स्पीड निकाल लो। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, या डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी मीन्स दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, टाइम पीरियड ही मतलब है, यही फॉर्मूला था। रख दो यार वैल्यू, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 0.3 बाई इतना मल्टीप्लाई, तो आके वेलोसिटी कितनी आ गई, साउंड की वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड। यदि इसका मतलब हुआ कि जो साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज है, जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उसकी स्पीड कितनी होगी, इतनी होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से स्पीड निकलाई।
जब आपको स्पीड मालूम चल गई, डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम पता लगाना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर कैसे लिखेंगे? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी फॉर्मूला से है। इन दोनों को रख दो यार। डिस्टेंस कितना? 1.5 किलोमीटर, स्टैंडर्ड में 1000 मिला को मीटर, वेलोसिटी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट में ही है। सॉल्व करो, इट इज 15/7, डिवाइड करो इज 2.1 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर चलने में इस साउंड वेव को कितना टाइम लगेगा? 2.1 सेकेंड्स। आंसर। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो ये भी तो हम पढ़ चुके थे कि स्पीड ऑफ साउंड जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। और भी क्या कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर। तो हम जब मीडियम की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्पीड फास्ट होती है, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब बारिश हो रही होती है तो बिजली चमकती है और आवाज़ भी आती है ब्रुम ब्रुम करके, राइट? दो बादल टकराते हैं। तो इफ आई आस्क यू हुज स्पीड इज फास्ट, साउंड इन एयर और लाइट, आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है कि साउंड? कुछ याद है? लाइट पहले दिखाई देती है और उसके कुछ देर बाद, लाइट चमकने के बाद कुछ देर बाद आपको साउंड सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपने पढ़ा था, याद है? और साउंड की स्पीड कंपेरेटिवली कम होती है। कितनी होती है? लेट्स फाइंड आउट। तो द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, ये हमने सीखा था कि सॉलिड में, लिक्विड में और किस पे डिपेंड है? हायर द डेंसिटी, हायर द स्पीड ऑफ साउंड। सॉलिड में ज़्यादा तेज होगी, लिक्विड में कम होगी, गैस में और कम स्पीड से चलेगी। तो यदि देखें जो टेबल्स होती हैं, जो मेजरमेंट्स किए गए हैं, तो आप यदि देखेंगे डिफरेंट मीडियम, यदि एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो देखो एयर है, फिर वाटर है, गोल्ड है, मीन्स डेंसिटी क्या है? बढ़ती जा रही है। तो साउंड की स्पीड क्या हो रही है? नीचे जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा हो गई, स्टील से भी ज़्यादा हो गई है ना। सो द साउंड स्पीड इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यदि ये ट्रू है तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बॉक्स है, एक मीडियम है, मतलब एक कमरा है जिसमें क्या है? कोल्ड एयर भरी हुई है, ठंडी हवा है। एक हमने दूसरा कमरा लिया, उसमें थोड़ी सी हवा क्या है? गर्म है। ठीक है? या ऐसे समझ लो, एक बार हमने जो है ठंडी के मौसम में हवा की स्पीड चेक की, मतलब साउंड की स्पीड चेक की, और एक बार हॉट एयर में, गर्मी के मौसम में साउंड की स्पीड चेक की। ठंडा में मीन्स बोलेंगे इसका सपोज टेम्परेचर T1 है, हॉट एयर मीन्स टेम्परेचर इज T2। यदि हॉट का है तो हम क्या बोल सकते हैं? T2 इज मोर देन T1। इसी का मतलब तभी तो गर्म हुआ ये। क्लियर है? ओके। जब ये कोल्ड होगी, टेम्परेचर कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या है? डी, मान लो डी कोल्ड है, और इसकी डेंसिटी डेंसिटी इन हॉट कंडीशन है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? कोल्ड में ज़्यादा होती है ना। ठंडी कोई चीज़ करते जाओ, घी को ठंडा करते हो तो डेंसिटी बढ़ जाती है। सेम हवा ठंडी होती जाती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो मीन्स किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, हॉट एयर की डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई। या इंडायरेक्टली बोलो, हॉट एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? कोल्ड की। तो अब साउंड वेव यदि मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड एयर में ज़्यादा तेज़ी से, मैं सर्दी के टाइम में जब बोलूँगा दूर तक आवाज़ आएगी, तेज़ आवाज़ पहुँचेगी मेरे पास, दो डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम खड़ा हुआ, और गर्मी के मौसम में वो फास्ट चली, किस में स्पीड फास्ट होगी? भाई सिंपल है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें स्पीड ज़्यादा, मीन्स कोल्ड एयर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। इसकी स्पीड, कोल्ड एयर के अंदर साउंड की स्पीड हमेशा कम होती है। In the same medium, as we increase the temperature, the speed of the sound increases. ये तो कॉन्ट्राडिक्टी हो गया। डिफरेंट मीडियम्स के अंदर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें स्पीड ज़्यादा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर यदि हम सेम मीडियम लेते हैं, एयर ले ली या कोई और भी ले लिया, गोल्ड ले लिया, वाटर ले लिया, जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड घटती जाएगी। कहने का मतलब जितना ज़्यादा गर्म होगी चीज़, हवा गर्म होगी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज़्यादा होगी। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कोल्ड एयर में मान लीजिए बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सेम वे में हॉट के अंदर भी हमारे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल हैं। पर यदि जब किसी भी चीज़ को हम यदि गर्म करते हैं, तो हमने क्या किया? इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी। जब इनको एनर्जी दी तो ये क्या थे? ठंड में तो अच्छे से सो रहे थे। जैसे ही हमने उसको एनर्जी गर्म किया तो क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ गई, भागना शुरू हो गए। तो ये पहले जग गए,
तो ऐसे समझो कि कोल्ड में ये मॉलिक्यूल्स सो रहे थे और जैसे ही उनको गर्मी आई तो उनको एनर्जी मिली तो ये भागने दौड़ने लगे। अब ये भागते हुए दौड़ते हुए खेल रहे हैं और ये बेचारे सो रहे हैं। अब मैं यहाँ खड़ के बोलूंगा तो इसको मैं हिट कर रहा हूँ फिजिकली अपनी साउंड सिस्टम, बिकॉज साउंड इज एन एनर्जी। ये तो याद है ना। जब मैं बोलूंगा तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऐसे हिलेंगे, ये हमने सीखा था, वाइब्रेट करेंगे। अब सोते हुए मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू कोई चीज़ जगी हो, और जैसे ही मैं बोलूंगा तो उसको वाइब्रेट करने में ये फास्ट वाइब्रेट करेंगे। क्लियर कि नहीं है। इसलिए क्या होता है कि हमारा जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो साउंड की वेलोसिटी कम होती है। यदि हम मेजर करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड की स्पीड क्या आती है 330 मीटर्स पर सेकेंड। वेयर जब मैं इसको गर्म कर देता हूँ तो सारे मॉलिक्यूल्स पहले से जगे हुए हैं, उनमें पहले से एनर्जी आ रखी है। दैट मीन्स एट 22 डिग्री सेंट के साउंड की स्पीड कितनी आती है एयर के अंदर, 344 मीटर्स पर सेकेंड। मीन्स देखो 14 मीटर पर सेकेंड का फर्क पड़ गया, क्योंकि ये जगह हुए हैं। जगह क्यों है, इनमें मोर एनर्जी इनडायरेक्टली मैं इसको टेक्निकली बोलूँ, इनमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू दिस मच। एंड एनर्जी साउंड क्या है, साउंड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे पास जब मैं स्पीकर में बोल रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा मेरे में ताकत है उतनी तेज़ी से बोल सकता हूँ। मीन्स उतनी एनर्जी, जितनी बोल रहा है एनर्जी ही नहीं रही है तो इसमें आवाज़ में दम ही नहीं है। दम नहीं है मतलब एनर्जी नहीं है। तो साउंड इज एन एनर्जी। और ये मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, जो सामने देखो स्पीकर के सामने मॉलिक्यूल को एनर्जी तो दे रहा हूँ, तभी तो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये ठंडे हैं तो इसकी एनर्जी खुद ही कम हो रखी है, और ये गर्म है मीन्स ये खा पी के खुद तैयार है, पहले से एनर्जाइज्ड है। तो एनर्जाइज चीज को थोड़ी सी एनर्जी दूंगा तो ये तेजी से वाइब्रेट करेंगे कंपेयर टू द कोल्ड वन। दैट इज वाई सेम मीडियम, वेदर इट इज वाटर गोल्ड ग्लास कुछ भी हो, यदि वो ठंडा होगा उसमें साउंड की स्पीड कम होगी कंपेयर टू अ हॉटर वन। तो ये आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। एक और भी आपने देखा होगा, जब मैं बोलता हूँ साउंड इज एन एनर्जी, बहुत बार आपने देखा होगा यदि कोई बहुत तेजी से अच्छा गाना गा रहा है ना, तो सामने यदि ग्लास रखा हो बोलते हैं कांच भी टूट जाता है। यदि इतना बढ़िया उनके सुर, इतने हाई पिच लगाई है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी थी कि वो जो है सामने का ग्लास हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी तभी तो आप कर पाओगे जब आप में एनर्जी होगी। तो हायर द एनर्जी सो हायर इज द पिच, और हाई फ्रीक्वेंसी पे तो आप सामने की चीज़ क्या वो टूट जाएगी। दैट मीन्स बिना टच किए ग्लास टूट गया। किससे टूट गया, टू साउंड। साउंड से क्यों टूटा, साउंड इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। If speed of an object is greater than sound, then what happened? ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे लोग पूछते हैं कि यदि हम साउंड की स्पीड से ज़्यादा हम तेजी से चलने लगे तो उसको क्या बोला जाता है, और फिर क्या होगा। तो इतना तेज चलने के लिए मैं तो नहीं चल सकता। एंड साउंड की स्पीड यदि हम दें तो नॉर्मली आप देखेंगे 340 मीटर पर सेकेंड एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको ना 21 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखने लगा चाहिए कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर 340 मीटर पर सेकेंड होती है। बहुत बार आपको साउंड क्वेश्चंस में नहीं भी दी होगी तो यू कैन यूज़ इट कि इतनी साउंड है इतने टेम्परेचर पे। पर खाली आप ये नहीं बोल सकते 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है साउंड की, क्योंकि विद टेम्परेचर इज चेंजेस, इसलिए हमेशा साउंड की स्पीड किसी भी मीडियम में दी जाती है विद टेम्परेचर ही दी जाती है। अब हमको चलना है इस स्पीड से ज़्यादा, 340 मीटर चलना है एक सेकेंड में। इतनी स्पीड या इससे ज़्यादा स्पीड में चलेंगे तो क्या होगा। चलने के लिए क्या चाहिए मुझे, फाइटर प्लेन चाहिए होगा, तभी नॉर्मल प्लेन से भी नहीं चल पाऊंगा। जब फाइटर प्लेन साउंड की स्पीड से तेज चलता है तो क्या होता है, उसके पीछे वेव्स जनरेट होती हैं। So when the speed of an exceed the speed of sound, it is said to travel with sonic speed. तो जब भी कोई चीज साउंड की स्पीड से चलती है या साउंड की स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा चलती है, जैसे इसको क्रॉस करती है, वी से द इक्विपमेंट इज मूविंग और द प्लेन इज मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड। और जब भी कोई सुपरसोनिक स्पीड या साउंड की वेव से तेज चलता है तो क्या होता है, उसके पीछे इस तरीके से साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं। यदि मैं इसी चीज़ को यदि एक्चुअल कंडीशन में दिखाऊं तो आपको क्या होगा, इस टाइप की जो वेव बनेगी पीछे साउंड की वजह से, जो वेव्स क्रिएट हुए, साउंड की वेव्स क्रिएट हुए हैं क्योंकि इंजन उतनी स्पीड चल रहा है, उतनी तेजी से पुश कर रहा है साउंड एयर को, तो वेव्स क्रिएट हो रही है। राइट, इंजन का उतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो जो वेव्स क्रिएट होंगी साउंड की स्पीड की तेजी से चलने की वजह से उनको बोलते हैं सोनिक वेव्स, वेव्स क्रिएटेड बाय साउंड। और जब ये सोनिक वेव्स जनरेट होती हैं तो यदि प्लेन को आप दूर से हाई स्पीड में फोटो खींचेंगे तो ये विल सी कि जो एयर में अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम वेपोराइज्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, सॉरी वेपोराइज नहीं, कंडेंस हो जाते हैं।
तो यहाँ देखो कहीं बादल नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि ये बादल एकदम ट्रायंगल फॉर्म है, मीन्स इतनी तेज चलता है, इतनी एनर्जी ट्रांसफर होती है कि आसपास जो है एकदम सारी एनर्जी खींच लेता है, मीन्स चारों तरफ की। तो यहाँ पे क्या कंडेंस्ड हो जाती है चीज़ें और ये इसके साथ चलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और यदि यही प्लेन समुद्र के पास आ जाए तो एकदम पानी को इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उसको उठा लेती है, एकदम ऐसा देखो दीवार सी बना दी। तो ये सोनिक वेव्स की वजह से होता है। और जब ये सोनिक वेव होता है तो इसको जो पीछे से बूम से निकलते हैं तो वी कॉल इट एज सोनिक बूम। और ये सोनिक बूम इसकी इतनी ज़्यादा पावर होती है, मतलब इसमें इतनी एनर्जी होती है, यदि जैसे देखो यदि ये किसी, ये तो समुद्र के ऊपर गया, यदि किसी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ जाए ना, उसके सारे शीशे वीशे सब टूट जाते हैं। और यदि बिल्डिंग ऐसी लल्लू सी हुई, कमजोर सी हुई, देन वो सब बेचारी गिर जाएगी नीचे बिल्डिंग। क्लियर? सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, जो क्वेश्चन था कि यदि कोई भी चीज़ ग्रेटर देन साउंड की स्पीड से जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द इक्विपमेंट और द मशीन और समथिंग इज मूविंग विद अ सुपरसोनिक स्पीड। इसका ना एक नंबर भी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सोनिक स्पीड चलता है उसको नंबर बोलते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो जब बिल्कुल बराबर स्पीड, दोनों की स्पीड बराबर होगी तो जो मैक नंबर क्या होगा, 1, राइट। मैक नंबर 1 मीन्स, तो हम जो प्लेन चल रहा है यदि सेम स्पीड से चल रहा है साउंड की, भी बोलते हैं ट्रांसोनिक। जस्ट अभी वो सुपरसोनिक नहीं हुआ, स्पीड साउंड से ज़्यादा नहीं हुई है, तो इस मैक नंबर 1 इज नॉट, मैक इज नॉट ग्रेटर देन 1। तब ये ग्रेटर देन 1 होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं साउंड की स्पीड से सुपरसोनिक हो गया। और वो साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज़्यादा तेज चलता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। और यदि वो साउंड की स्पीड से कम स्पीड में चलता है भी, वो भी कॉल इट समसोनिक। तो जो प्लेन साउंड की स्पीड से कम स्पीड में चलता है तो उसकी मैक वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। जब बिल्कुल साउंड इसकी बराबर स्पीड में चलता है तो बोलते हैं ट्रांससोनिक। उससे ज़्यादा होता है सुपरसोनिक, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा, साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स बोलते हैं हाइपरसोनिक, राइट। ओके, अनदर थिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है? और रिफ्लेक्शन हम कैसे, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था लाइट वेव्स का, कि एक इंसिडेंट रे आती है एक मिरर के ऊपर, जब बात पड़ती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है उस पर यदि मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और जो इससे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, जो एंगल बना रही है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रेस का तो ऐसी था। प्लस हमने ये भी देखा था कि यदि बहुत सारी लाइन आ रही हैं तो वो सेम प्लेन में, एग्जैक्टली सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड दिस, इफ दिस इज रिफ्लेक्शन, तो देन व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है? लेट्स डू दैट, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप क्या करो, एक ऐसे वॉल लो, एक टेबल के ऊपर एक ऐसे एक फनल रखो, और एक पर्टिकुलर एंगल में 90 डिग्री में, जितना ये एंगल बना है नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, इससे एक फिक्स एंगल आई, और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव एंगल। तो यहाँ पे अपने आपने क्लॉक रखी, वो चल रही है, उसकी आवाज़ टिक 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 यहाँ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टिक 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 आपने मेरी कान लगाया, तो आपको ना एग्जैक्टली ये साउंड यहाँ जाएगी, और यहाँ से आके यहाँ ये टकरा के आपको सुनाई दे रही है। दैट मीन्स साउंड इज रिफ्लेक्टिंग, हम ये बोल सकते हैं। बट साउंड यहाँ से डायरेक्ट भी तो आपके कान में आ सकती है, तो इसलिए क्या करो, इसके ऊपर एक बॉक्स रख दो। ऐसा बॉक्स रखो जिसकी साउंड प्रूफ, मीन्स यहाँ से साउंड बाहर आई नहीं। तब आप ना, उस केस में जब ये साउंड यहाँ से ट्रेवल होकर यदि आपके कान में आ रही है, इसका मतलब ये है क्या, साउंड ने ऐसे ट्रेवल किया एंड देन इट रिफ्लेक्टेड एंड केम टू योर ईयर, अप टू योर ईयर। तो वी से साउंड इज रिफ्लेक्टेड। और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा हो रहा होता है। यदि ऐसा हो रहा होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप ताली बजाते हो, किसी ग्राउंड में खड़े हो और ताली बजाओ, ताली बजाओ क्या होगा, तो उससे साउंड वेव्स निकलेंगी और वो ट्रैवल होती जाएंगी दूर तक, और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगी। मीन्स उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस तो आप उसको ताकत नहीं दे रहे हो उसको। दैट मीन्स कुछ दूरी पर जाके साउंड वेव्स क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। पर यदि सेम ताली आप एक रूम में जाके बढ़ाओ, बड़े से रूम में, राइट, तो उसमें बहुत सारी दीवार है, तो आपके सपोज सामने भी एक दीवार है। इस पर आपने जब ताली बजाई तो ताली जाएगी, आवाज़ साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगे, और वो जाके इसको वॉल को हिट करेंगी, और हिट करने के बाद क्या होंगे, वो बैक आएंगी आपके पास तक। दैट मीन्स हमने को इससे क्या मालूम चलेगा कि यहाँ से साउंड वेव गई, टकरा के आपके पास आई, तो आपको यहाँ सुनाई देगा। यदि मैं इस वॉल को थोड़ा सा यदि इंक्लाइन कर दूँ, दैट मीन्स अब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अब मैं ताली बजाता हूँ, तो वो मेरे पास सीधी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइट वेव्स को करती है। दैट मीन्स यदि ये इस एंगल में आई तो किस एंगल में चली जाएंगी, वो एक डिफरेंट एंगल में चली जाएंगी। दैट मीन्स
आई कैन रिफ्लेक्ट द साउंड ऑल्सो। ये हमने वैसे इस एक्सपेरिमेंट से देख लिया। तो यही चीज़ एक्चुअल में हो रही होती है जब एक बिल्डिंग में होते हैं। चलो, यदि ऐसा हो रहा होता है तो इससे होता क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा इको। अब ये इको क्या होती है? इको क्या होती है? इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later। तो बोलते हैं इको हो रही है। मैंने बोला ओ ऐसे करके आवाज आती है। लेट्स, तो और ये जो आवाज होती है, जो साउंड जो हम दोबारा सुनते हैं किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस साउंड आती है, उसको बोलते हैं एन इको। इसको सुनने के लिए लेट्स लिसन। Hello? Is anyone there? सन में आई साउंड, क्या था? वो इको हो रही थी, हमारी आवाज ही हमको बार बार सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वो सामने वाली बिल्डिंग या सामने वाले माउंटेन से टकरा के हमारे को सुनाई दे रही है। ऐसी एक बिल्डिंग साउथ इस इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। साउथ इंडिया में जाओगे, एक बहुत बड़ा एक ये महल है, उसके अंदर ये रूम है, हॉल। इसमें जाओगे ना, इतना ज़्यादा इसको बोलते हैं इको, इतनी अच्छी इको आती है इसमें कि आप ना ओ बोलो ओ टकराते हो, बहुत एन नंबर ऑफ टाइम आपको सुनाई देगी, बिकॉज द बिल्डिंग इज सो ह्यूज। तो इको होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन चाहिए होती है। तो लेट्स सी वो क्या कंडीशन होती है। अब आप क्लैप करोगे, क्लैप कर रहे हो एक बिल्डिंग के अंदर, सपोज यही बिल्डिंग है, राइट? तो क्या कंडीशन है, वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि मुझे अपनी साउंड सुनाई दे, वापस सुनाई दे? तो मैंने क्लैप की, साउंड गई, रिफ्लेक्ट होकर साउंड मेरे पास वापस आई। दैट मीन्स साउंड ने जो है इतना डिस्टेंस राइट चले गए और उतना ही डिस्टेंस वापस आई। सपोज दिस डिस्टेंस इज एस। मैं एस से कर सकता हूँ, डी से कर सकता हूँ, कैसे भी कर लो। सपोज इट इज एस डिस्टेंस। तो मेरी साउंड ने क्या ट्रेवल किया, जब मैंने क्लैप की तो वो एस डिस्टेंस गई और एस डिस्टेंस वापस आई, मीन्स टू एस डिस्टेंस ने ट्रेवल किया। अब क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है ना, वो थोड़ा टिपिकल सी चीज़ है। उसको ना साउंड जब वो सुनता है तो उनको डिफ्रेंशिएट करने में कुछ टाइम लगता है। एंड डिफ्रेंशिएट करने में कितना टाइम लगता है? यदि दो साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड से कम का डिफरेंस है, तब वो दो साउंड के बीच में क्लियर डिफरेंस पता ही नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने क्लैप की और ये साउंड टकरा के वापस आई, यदि 0.1 सेकेंड से पहले वापस आ गई तो मैं ना इसमें डिफरेंस ही नहीं पता लगा पाऊंगा, मुझे वो सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मेरी पहली वाली साउंड अभी भी मेरे दिमाग में है। तो इतने सेकंड तक मैं रिटेन करता हूँ साउंड। जैसे मैंने बोला हेलो, तो आपके दिमाग में हेलो जो है 0.1 सेकेंड तक रहेगा। यदि मैं हेलो हेलो दो बार बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, रिटेन ही नहीं होगा। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि एस डिस्टेंस से मैं बिल्डिंग में खड़ा होके मैंने क्लैप की, वो ऐसे 2s डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ये क्योंकि एयर में कर रहा हूँ, सपोज उस दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, आई कैन टेक द स्पीड एज 344 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये डिस्टेंस पता लगा सकता हूँ, डिस्टेंस कि मीन्स ये साउंड गई और ट्रेवल होके वापस आई, इस स्पीड से गई, और उसको 0.1 सेकेंड कम से कम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा ही लगना चाहिए, तभी मैं इको सुन पाऊंगा, तो उसी साउंड में डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा। तो आई कैन कैलकुलेट, मीन्स साउंड गई और वापस आई, तो मैं क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी वी। वेलोसिटी वी दी हुई है, डिस्टेंस मेरे को निकालना है एस। तो वो डिस्टेंस निकालना है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट और एक जो सोर्स है जनरेटर की, सो दैट आई कैन हियर अ क्लियर इको, डिस्टिंक्विश साउंड सुन पाऊँ दोबारा। तो निकाल लो डिस्टेंस कितना, 2s, टाइम कितना डिफरेंशिएट, मिनिमम टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए दो साउंड के बीच में, 0.1 सेकेंड। तो इससे वैल्यू निकल आ जाएगी, एस की ये दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, आई पुट एंड सॉलिड, तो इट इज कमिंग एस इज इक्वल टू 17.2 मीटर। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट जो सोर्स और जो वॉल है उसके बीच में 17.2 मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए व्हेन टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड की वेलोसिटी होगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, मेरी स्पीड की साउंड बढ़ जाएगी। यदि ये बढ़ गई तो क्या होगा, तो ये डिस्टेंस मुझे बढ़ाना, नहीं तो जल्दी आ गई तो मुझे सुनाई नहीं देगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मुझे डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना, तो सर्दियों में मैं थोड़ा ये पास भी होगी तब भी मुझे इको सुनाई देगी, बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। वाई इज द मिनिमम डिस्टेंस? बिकॉज मेरा माइंड उससे ज़्यादा इतनी देर तक रिटेन करता है, दैट मीन्स दो साउंड में डिफरेंशिएट नहीं करता है, इसलिए मिनिमम डिस्टेंस ये जरूरी है। क्लियर है? ओके। अब यदि मैं इस टाइप की बिल्डिंग में जाता हूँ और बहुत सारे लोग हैं, या मैं बार बार कुछ बोल रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, वो जो सारी इको होंगी ना वो मिक्स हो जाएंगी। सो रिवर्बरेशन ऑफ एक वर्ड होता है उसके लिए। रिवर्बरेशन मीन्स होता है द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। साउंड अब गूंजने लगती है,
मतलब सब मिक्स होने लगता है, हौच पौच होने लगती है। तो वी कैसे, एक साउंड की रिवर आ रही है, मतलब बहुत वेव्स की ना, एक रिवर फॉर्म में बहुत सारी वेव्स आ गई एक साथ, सब मिक्स हो गया, हौच पौच हो गया। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन और रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। आप उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको गूंज लगेगी, गूंज हो जाएगी। क्लियर? ओके। अब इस गूंज को, ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉल हैं हमारे, मॉल वगैरह में हैं, पिक्चर हॉल में हम जाते हैं, तो यदि ऐसी इको रही तो हम जो है साउंड पिक्चर में डायलॉग सुन ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पिक्चर हॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हम एक साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो इतने रिपीटेड रिफ्लेक्शन होंगे, हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, हीरो के डायलॉग प्रोबेबली आएंगे नहीं सामने। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो कि फॉर्म से बने होते हैं नॉर्मली, और उसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये इसलिए बनाई हुई है कि डिफरेंट एंगल में आएगी साउंड, अलग अलग डायरेक्शन में उसकी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। यदि आप उसकी रूफ में देखेंगे तो ना, ऐसे करके मटेरियल होते हैं, स्पेशल वुड के होते हैं, उनमें बहुत सारे छेद होते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल आता है। ये छेद का मतलब क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, इसमें से साउंड जो है, जो एनर्जी जो होगी ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इन छेद छेद से जब बाहर निकलेगी ना, इसके बैक में जाओगे, तो साउंड की से एनर्जी, तो जो पीछे जो होगी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, तो सुनाई नहीं देगी, और ये ऑब्जर्व कर ले रहे हैं एक तरह से साउंड को। सो ये रिफ्लेक्टर है, ये ऑब्जर्वर है, तो दीज आर कॉल्ड साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल्स। तो बिना पिक्चर हॉल में इनको लगाया, आप देखोगे इसलिए ब्लैक ब्लैक लगे रहते हैं। ब्लैक का तो पर्पज ये होता है कि गंदे नहीं होते हैं, राइट, कलर से कोई मतलब नहीं है, इट्स द मटेरियल। तो उसमें आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, बहुत छोटे 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 छेद होंगे, और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में होगा, टू सो दैट वी रिफ्लेक्ट द साउंड एंड रिड्यूस द एनर्जी एंड अवॉइड दिस रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। क्लियर? So let's take an example. Example number 12.2. A person claps his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance of click from the person if the speed of the sound v is 346 मीटर पर सेकेंड? सो आपको स्पीड दी हुई है, इको आई उसको 2 सेकंड में, हमको ये बताना है कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है। तो यू हैव गिवन द वेलोसिटी, बंदे ने लगाया, तो ये डिस्टेंस पता लगाना है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। तो वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम में आपको रिलेशन, इको हो नहीं हो उससे डजेंट मैटर, आप सिंपल डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन इज बिकॉज फ्रॉम साउंड चैप्टर, दैट इज व्हाई दे आर टेलिंग दिस वे। Let's solve it. So we'll write, given speed of sound is v is equal to 346 meter per second, standard unit, कोई change नहीं। Time taken for the echo is 2 seconds, standard unit, no change। Distance travel क्या होगा, velocity into time, right? Multiply कर दो, कितना होगा, 692 meters। तो मीन्स ये कितनी दूरी पर है, हमारा साउंड ने कितना डिस्टेंस किया, यहाँ गई और यहाँ से वापस आई। सो एज टू एस द ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन, तो उसका क्या हुआ, हाफ, तो मीन्स एस निकालना था हमको। एस कितना हो गया, 346 मीटर्स, तो हमारा निकला है। नाउ ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना साउंड का, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे हम यूज करते हैं। ये खराब चीज तो है, देखो हमने पिक्चर हॉल में क्या लगाए थे, इंसुलेशन लगाए थे, राइट। साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाते हैं बहुत बार, जहाँ पे म्यूजिक रिकॉर्डिंग होती है ना, वहाँ पे बाहर से साउंड आती है, या वो गाना गा रहे होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो गया तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आप देखोगे वो ब्लैक रूम में करते हैं, बड़े बड़े वो चीज़ें ऑब्जर्विंग मटेरियल होते हैं, वहाँ पे वो क्या होता है, साउंड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बट इसका रिफ्लेक्शन का यूज भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, और हम डे टू डे में करते भी हैं। जैसे कि ये मेगाफोन, जब मेगाफोन में हम बोलते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, जब भी आप देखें ना कि अब दंगे वंगे होते हैं, तो पुलिस वाले बोलते हैं ऐसे स्पीकर में, उनमें कोई पावर नहीं होती, कोई स्विच नहीं होता है, जैसे वो यहाँ से बोलते हैं, उनकी साउंड क्या है, चारों तरफ नहीं फैल रही है, वो क्या हो रही है, जो भी साउंड सीधी है वो तो सीधी जा ही रही है, और जो भी ऊपर नीचे टकरा टकरा के वो सभी जब बाहर आती है तो एक ही डायरेक्शन में आती है। सो मीन्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कंप्लीट साउंड जो मेरी इधर उधर फैल जाती है उसको मैंने एक डायरेक्शन दे दी। दैट इज वाई वी कॉल दैम मेगाफोन्स। तो वी आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम यूज कर रहे हैं इनको बनाने में। ऐसे ही बहुत सारे हॉर्न होते हैं, गाड़ियों में हॉर्न लगे रहते हैं, तो जब बजाता है तो सेम डायरेक्शन में, यदि आप इसके पीछे खड़े हो और सामने खड़े हो, दोनों में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या इसका मतलब कि फुल एनर्जी आपके पास सामने आएगी, बैक में नहीं आ रही है, क्योंकि हमने उसको एक डायरेक्शन दे दी। सेम में आप ट्रम्पेट में देखो ऐसे ही होता है, इंडिया में हम ये बांसुरी बजाते हैं, नॉर्थ में बांसुरी शहनाई बजाते हैं, तो ऐसे ही होता है ना, सेम डायरेक्शन में शहनाई चल रही होती है। एंड इसका एक बहुत अच्छा यूज होता है,
स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, देखा ना आपने डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स को कान में लगाते हैं इन दोनों को, और ये जो एक पार्ट होता है इसमें एक होल होता है, आपके हाथ में यहाँ रख के इस होल को ये क्या करते हैं बंद कर देते हैं इसमें हवा से। अब आपकी हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट एक्चुअली इस पाइप के थ्रू यहाँ पे इसमें इसमें आई, और वो रिफ्लेक्ट होके इस ट्यूब के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये ट्यूब है। अब इसमें क्या होता है देखो, साउंड वेव है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करती आ रही है, तो वी आर यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो रिफ्लेक्ट होती हुई जाती है, मैं टकता ऐसे ऐसे करके, और रिफ्लेक्ट होकर दोनों कानों में आधी आधी डिवाइड होकर सुनते हो। दैट मीन्स नाउ आउटसाइड से कोई नहीं आ रही है, अब डायरेक्ट आपके हार्ट पे लगा हुआ है, स्किन पे, तो मीन्स हमने बाहर की आवाज़ को एकदम इंसुलेट कर दिया, और यहाँ के जो हवा से क्या हुआ ये आपके कान में चली गई, तो मीडियम इज देयर। सो हमने क्या किया, वी यूज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड एज अ रिजल्ट डॉक्टर को आपके दिल की हार्ट बीट, या जो आप सांस लेते हो ना, बोलते हो ऊपर नीचे सांस लो, तो अंदर कुछ यदि बीमारी है कहीं पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है, तो डॉक्टर को क्लियरली मालूम चल जाता है थ्रू दिस स्टेथोस्कोप। इसके और भी एक एग्जांपल होते हैं, बड़ी बड़े हॉल्स होते हैं, तो आप देखोगे उनके हॉल्स की जो छत होती है वो ऐसे कर्व फॉर्म में होती है, वो भी क्या होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल कर होते हैं, जब स्पीकर बजता है तो यहाँ जाती है वो रिफ्लेक्ट होके जहाँ सोर्स के पास डायरेक्ट देखो, यदि ये स्ट्रेट होती तो प्रॉब्लम हो जाती, स्ट्रेट में उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता, होता है स्ट्रेट करोगे तो हो सकता है कि इनके पास ना दूर चली जाती या पास आ जाती, इसलिए क्या होता है इनको कर्व फॉर्म में रखा जाता है। और इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो भी आपके स्पीकर वगैरह बनते हैं उसमें आप देखोगे जो स्पीकर यहाँ होता है उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है, या आपने स्टेडियम्स में देखा होगा जब म्यूजिशियन गाना गाते हैं तो उनके बैक की जो वॉल होती है उसको एक कर्व फॉर्म में दिया जाता है, सो दैट यहाँ से जो साउंड है रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल पैरेलल आए, तो यदि ऑडियंस सामने बैठे हों उनको साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। तो ये बहुत सारे यूज हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, जिसको हम बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड रेंज ऑफ हियरिंग। ये रेंज ऑफ हियरिंग होती क्या है, ये रेंज ऑफ हियरिंग होती है द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, मीन्स वो रेंज जिसमें ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से 20 हर्ट्ज में जब 20 साइकिल्स पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड से, और 20,000 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड के बीच की जो साउंड होगी वही हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं। 1 हर्ट्ज हमने मालूम ही है क्या बोलते हैं, 1 साइकिल पर सेकेंड या 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। जो कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं 5, छोटे बच्चे ना आवाज़ सुन लेते हैं, हम बोलते हैं ज़्यादा इनकी आवाज़ सुनाई देती है बच्चों को, क्योंकि उनके जब ईयर्स होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं उस समय तक, और जो डॉग होते हैं हमारे वो हायर फ्रीक्वेंसी तक सुन पाते हैं, मीन्स 25,000 हर्ट्ज तक भी वो लोग सुन लेते हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं, अदरवाइज नॉर्मल आदमी जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज से ही सुनते हैं। यदि मैं इसको एक ना लाइन में ड्रॉ करूँ, राइट, सो आई कैन ड्रॉ दिस वे, कि मीन्स ये मैंने एक बनाया, एक रेक्टेंगल, इसमें लिखा है 20,000 20 हर्ट्स, यहाँ लिखा 20 किलो हर्ट्स, किलो हर्ट्स मीन्स 1 क्या होता है, 1 किलो मीन्स होता है 1000 हर्ट्स, सो ये 20 को मल्टीप्लाई कर 20,000 हर्ट्स लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, सो ह्यूमन रेंज होती है 20 हर्ट्स से लेके 20,000 किलो हर्ट्स। इसके जो ये तो ह्यूमन का हो गया, इससे जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, मीन इससे 20 हर्ट्ज से कम, मीन इतना धीरे धीरे बोल लेते हैं, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो इससे ज़्यादा की होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, मीन्स इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई, तो आपने अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वही अल्ट्रासाउंड, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, मीन्स फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। यदि मैं इसका ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं तो फ्रीक्वेंसी ये बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, इधर वाइब्रेशंस कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इंफ्रासोनिक क्या होता है, बहुत सारे जो बड़े जानवर होते हैं ना, वो जो है ना बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं एक दूसरे से, मीन्स एक तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जितने बड़े होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ये कम से कम एनर्जी, राइनोसॉर्स हुए, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, एज लो एज 5 हर्ट्ज पे ही बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, एनर्जी कम से कम खर्च करती हैं, इसलिए मीन्स लो फ्रीक्वेंसी पे ये कम बात करते हैं एक दूसरे से, दैट मीन्स इसको सुनाई भी देती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक्स, जब भी भूकंप आते हैं ना इनिशियली, तो उनमें बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं, बड़े धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी होती है, और बिफोर, तब तक जब तक बड़ा शॉक नहीं आ जाए, उस समय फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है हमारी,
यदि अल्ट्रासाउंड की बात करूं तो कुत्ते जो हमने बोला कि और छोटे बच्चे वो 25,000 मीन्स 20 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड एक रेंज में आ गए। तो कुत्ते जो है इसलिए ना उनको पहले मालूम चल जाता है कोई चोर आ रहा है, कुछ हमें मालूम नहीं चलेगा, या कोई धीरे धीरे भी चल रहा है, उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, वो फट से सुन लेते हैं क्योंकि इनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। सेम वे में डॉल्फिन हुई, बैट्स हुई, या प्रोपोइसिस हुए। प्रोपोइसिस एक एक फिश टाइप ही होती है, डॉल्फिन जैसी उसकी प्रजाति है बेसिकली। ये जो होते हैं ना, ये अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं बढ़िया से। हाई फ्रीक्वेंसी बात करती हैं बैट्स और डॉल्फिन्स। इससे समुद्र के अंदर बहुत दूर दूर तक बात करनी होता है, दे यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे से बात करते हैं। हमें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक जो कीट पतंगे होते हैं, मॉथ्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ये भी जो ना अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी से बात नहीं करते हैं, पहले सुन सकते हैं। इसलिए क्या होता है ना, जब चमगादड़ वगैरह रात में इनको खाने आती है ना, पहले से छुप जाते हैं क्योंकि उनको मालूम चल गया चमगादड़ आ रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी से उनको मालूम चलता है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी पे उड़ती है या जनरेट करती है, टिक 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 करके, उसको दिखता था नहीं, तो मॉथ्स को पहले ही मालूम चलता है, छुप जाते हैं। ऐसे ही चूहे होते हैं, उनको भी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स अल्ट्रासोनिक साउंड वो सुन सकते हैं, तो वो भी छुप जाते हैं चमगादड़ से आने से पहले। ह्यूमंस की जो होती है ना, ये तो नॉर्मल रेंज है बच्चों की। बोला ना 5 साल से छोटे बच्चे मीन्स इससे ज़्यादा अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब 25,000 आर्ट से भी सुन सकते हैं। बट जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, हमारी सुनने की शक्ति जो होती है ना, कम होती जाती है। और इसी के लिए क्या था, आजकल बहुत सारी मशीन आती है कान में लगाने के। आप देखते हो ओल्ड एज में लगाते हैं मशीन। इन मशीन के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। एक, इनको बोलते हैं हियरिंग एड। और क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है माइक्रोफोन, मीन्स एक सुनने वाली चीज़ यहाँ लगा होता है। तो ये क्या करता है, माइक्रोफोन जैसे आप स्पीकर बोलते हो ना माइक्रोफोन पे, तो आवाज़ माइक्रोफोन ऐसे ही इसमें माइक्रोफोन की आवाज़ को कैच करता है, इज द रिसीवर। इसको साउंड को रिसीव करके इस मशीन के अंदर एक पार्ट होता है जो इसको कहता है एम्पलीफायर, इसको बढ़ा देता है, साउंड का वॉल्यूम बढ़ा देता है। और वॉल्यूम बढ़ाने के बाद वो क्या करता है, एक स्पीकर में भेजता है, जो स्पीकर यहाँ लगा होता है इस जगह पे। वो स्पीकर क्या होता है, जोर से बोलता है। पर वो स्पीकर इस जगह नहीं लगा होता, वो लगा स्पीकर यहीं होता है, तो मशीन एक्चुअली बाहर ही होती है। ये जो पाइप होता है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ कर रहे हैं कि सिलिकॉन जेल का बढ़िया सा एक वो लगा रहता है, कान में दर्द ना हो, तो साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होता है इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे। दैट मीन्स हियरिंग एड के अंदर वी हैव एन माइक्रोफोन, अ एम्पलीफायर एंड अ स्पीकर, तीन चीज़ के कम्बिनेशन से एक हियरिंग एड बन जाता है। पर उसकी रेंज क्या होती है, स्टिल यही रेंज होती है, क्योंकि हमारी सुनने की शक्ति कम होती है, इसलिए हमको ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा एनर्जी भेजनी पड़ती है कान को सुनने के लिए। ठीक है। अब ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं या रेंज है साउंड की, ये क्या चीज़ होती है, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं? लेट्स सी। सो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो साउंड वेव्स जो अल्ट्रासोनिक रेंज में जिनकी फ्रीक्वेंसी आता है उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड वर्ड आपने सुना होगा, द साउंड वेव्स विच आर एट हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये बता भी रहा हूँ, हम बात किया अभी हमने। So ultrasound are able to travel long, well-defined path even in presence of obstacle. मीन्स जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो उतनी दूर तक है। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स उसमें हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी है तो मीन्स वो आराम से दूर तक ट्रेवल करेगी। जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो ज़्यादा चल सकता है, जिसमें एनर्जी कम है कम चल सकता है। तभी तो धीरे धीरे नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम है, राइट। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे याद रख लो। तो इसका मतलब जो ज़्यादा एनर्जी होगी तो किसी भी चीज़ के अंदर से वो पास होने के ऑब्स्टेकल, बीच में कुछ भी चीज़ आए, दीवार भी आ जाए, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजें तो पीछे साइड कौन है हम सुन सकते हैं, या वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है। यदि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं, या हमारे पास ऐसा कोई जनरेटर है और उधर एक रिसीवर है, तो वी कैन ट्रांसफर द सिग्नल। सो अल्ट्रासाउंड के लिए ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सटेंसिव यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, मेडिकल पर्पज़ भी होता है। यदि मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ हम उसको बोलते हैं जहाँ कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो नॉर्मली क्या होता है, इंडस्ट्री में क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ जंग लग जाती है या ग्रीस लग जाती है कंपोनेंट पे। कैसे करते हैं, इसके अंदर छोटा सा एक टैंक होता है। इस टैंक के अंदर क्या करते हैं, हम अपने कंपोनेंट्स को ऐसे रख देते हैं और इसमें एक सोल्यूशन का, सोप का सोल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है। ग्रीस हटानी है तो सोप वगैरह डाल चलूँगा, जाग सर्फ वगैरह डाल के। और उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस मशीन के अंदर एक जनरेटर होता है। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करता है। तो ये पानी क्या होता है, सब वाइब्रेट करने लगता है। वही शॉक वेव्स जाती हैं उसमें तेज़ी से, अल्ट्रासोनिक वेव्स। और वो जो ग्रीस को क्या हिलाती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तो ग्रीस क्या होता है, इन चीज़ों से ऊपर से हट जाती है या रस्ट हुआ हट जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको बाहर से मालूम नहीं चलेगा, हमको सुनाई देगा नहीं,
और ये जब आप खोल के निकालोगे बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया होगा। सेकेंड होता है फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल। बहुत सारी बात क्या होता है ना, कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें क्रैक जनरेट होते हैं आयरन वगैरह के अंदर। आप देखो शाफ्ट ट्रेन के है ना, ट्रेन के व्हील्स होते हैं या रेल्स होती हैं, क्रैक हो जाते हैं। हमको आंखों से नहीं दिखते पर अंदर क्रैक है, उसको पता लगाने के कहते हैं। मान लो ये मेटल का सरफेस है, उसमें हमारे पास एक सोर्स होता है, वो क्या करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, वो इससे टकराती हैं, और क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होती है साउंड वेव्स ये, भाई उसकी फ्रीक्वेंसी बस ज़्यादा है ना, तो ये क्रैक से क्या होती हैं यहाँ से टकराई और फिर वापस आती हैं, तो एक रिसीवर होता है। तो इस तरीके से वेव्स आती हैं नीचे और ये टकराती हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को देखने में, ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इस टाइप का होता है। एक मेटल पीस के ऊपर आप ऐसे रखोगे, इसी से गई टकराई या इसमें आई, और इसमें हमको यहाँ पे दिख जाता है कि कितने डिस्टेंस पर कितना लंबा क्रैक है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो मीन्स ये मटेरियल फेल हो उससे पहले ही हमको मालूम चल गया इतनी ऊंचाई पे, इतने गहराई पर या इतनी दूरी पर इस प्लेट में हमारा एक क्रैक है। तो हम क्या करते हैं, उसको वहाँ काट के वेल्ड करके ठीक कर देते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड डिटेक्टिंग टूल फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स। ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अल्ट्रासाउंड का इसमें बहुत अच्छा यूज होता है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करते हैं, पिक्चर में देखा होगा कि हीरो या हीरोइन होते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ चोट लग गई तो, राइट। तो वो यहाँ पे क्या आपके ग्रीस सी लगाएंगे, एक वैसलीन लगाएंगे, और उस पर ये जो सेंसर है, जैसे यहाँ मेटल के लिए ऐसे आपकी बॉडी पे सेंसर लगे हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स अंदर जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है रिसीवर में, और एक मॉनिटर पे आप देख रहे हो उसको। बहुत बार आपने देखा होगा पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं कि बेबी मम्मा के पेट में है, राइट। तो दिखता है क्यों, साउंड वेव्स टकरा के उसकी एक इमेज जनरेट कर देती है। सो ये भी यूज होता है अल्ट्रासाउंड का। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोगों के ना पेट में, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, स्टोन छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जैसे किडनी है स्टोन हो गया, तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड ऐसी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हाई हाई फ्रीक्वेंसी के, हमने बोला कि वो कोई भी ऑब्स्टेकल को उसके उसके थ्रू पार हो जाएंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई एनर्जी वेव्स जाती हैं, और वो क्या करती हैं, यहाँ स्टोन पे जाके हिट करती हैं। और बाकी चीज़ तो सॉफ्ट है, ये एक हार्ड चीज़ पे जैसी हिट करती हैं तो क्या छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, छोटे छोटे पीस में टूट के वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड सोनार। सोनार एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एस ओ, एस ओ मीन साउंड का एस हो गया, एन नेविगेशन का एन हो गया, एंड का ए हो गया, और आर मीन्स रेंजिंग। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या मतलब हुआ इसका, सोनार एक डिवाइस होता है दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। समुद्र के नीचे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमें पता लगाना होता है वो कितनी गहराई में किस डायरेक्शन में जा रही हैं और उनकी स्पीड क्या है। तो उसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सोनार। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ कर रहा था। अब ये कैसे करता है, तो बेसिकली क्या होता है, शिप होती है, उसमें एक इमीटर लगा होता है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजता है नीचे। जब वेव्स नीचे जाती हैं तो फिर क्या होता है, टकरा के वापस आती है, और यहाँ पे क्या होता है, एक रिसीवर होता है जो उसको रिसीव कर लेता है। तो इस तरीके से एक हमारा इमीटर हुआ दैट इज कॉल्ड सोर्स, एक रिफ्लेक्टर मीन्स ये जो सरफेस हुआ दैट सी बेड। अब सी बेड हो या कोई बीच में हमारी ये टॉर्पीडो आ जाए, या कोई सबमरीन आ जाए, या कोई फिश भी आ जाए, तो साउंड वेव से भाई ये मटेरियल अलग है, टकराएगी और वापस चले जाएगी, क्योंकि पानी तो सेम मीडियम है, उसको मालूम चला डिफरेंट है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे लाइट होती है। तो सी बेड हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ें जो अनवांटेड चीज़ें मूव कर रही हैं, वांटेड अनवांटेड, तो उससे उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, उससे रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमने क्या बोला, इस मशीन में आपके पास एक रिसीवर होना चाहिए, वो रिसीव करेगा। उस रिसीव करने के बाद जो सिग्नल है उसको क्या है, कन्वर्टर जो उसको कन्वर्ट करेगा कि भैया हमने क्या रिसीव किया, उसकी क्या मतलब निकल रहा है। उस कन्वर्टर का फिर वो एक डिस्प्ले यूनिट होगी जिसपे वो डिस्प्ले कर देगा, कुछ इस तरीके की आपको देखा होगा शेप में दिखाते हैं, पिक्चर में देखा होगा आपने। आजकल तो इतना एडवांस हो गए हैं कि जो डिस्प्ले यूनिट है बहुत एडवांस हो गई हैं, तो वो क्या करती हैं कि शिप में से ऐसे बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, अल्ट्रासाउंड की एक पूरी बीम टाइप की निकलती है, और वो चीज से टकराती है, और उसका पूरा ऐसे 3D मैप कंप्यूटर में बनता रहता है। तो कन्वर्टर सो गुड कि ऑनलाइन कन्वर्जन होकर 3D मैपिंग हो जाती है, तो आप ऐसे मैपिंग कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स, और उस जो वेव्स यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सोनार। शिप में लगा दो और पूरे सी का ऐसी मैपिंग आजकल कर लेते हैं। ठीक है। बेसिकली हम कौन सा और फार्मूला क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम सोनार से किसी भी चीज़ का हम पूरा मैपिंग कर सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि यहाँ से टकराने में, आने जाने में हमको टाइम मालूम है, पानी में गया टकरा के वापस से, तो पानी में हम इसकी स्पीड मालूम है, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं,
राइट। तो साउंड की, अल्ट्रासाउंड की स्पीड मालूम है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, टाइम हमें मालूम चल गया कि हमने भेजा और जब रिसीव किया हमको टाइम मालूम चल गया, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और एक बार डिस्टेंस बन गया तो वी कैन मैप, वी कैन डू द मैपिंग। So let's take one example. So example number 12.3. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and it detects after 3.42 seconds. मीन्स हमने अल्ट्रासाउंड भेजी, सी से टकराई और वापस आके उसको 3.42 सेकंड्स लगे हमें डिटेक्ट करने में। If the speed of the ultrasound through the sea water इतनी मीटर पर सेकंड है, what is the distance of the seabed from the ship? तो कहने का मतलब शिप से हमने वेव्स भेजी, टकरा के वो जो है नीचे से टकराई और वापस आई। इस पूरे आने जाने में उसको कितना टाइम लगा, 3.42 सेकेंड। और सी में जो ये अल्ट्रासाउंड की स्पीड दी हुई है कितनी है, 1531 मीटर पर सेकेंड। इतना टाइम लगा, इतनी वेलोसिटी है, तो उसको हमको पता क्या लगाना है, ये डिस्टेंस डी। और ये डिस्टेंस डी क्या है, जो वेव जो हमारी अल्ट्रासाउंड है इसमें से यही ध्यान रखना हमेशा कि जब रिसीवर से चली इतना डी किया फिर ही वापस दी, मीन्स डिस्टेंस उसने डबल ट्रेवल किया। जो टाइम लिया है इट इज फ्रॉम कमिंग डाउन एंड देन बैक। दैट मीन्स या तो मैं डिस्टेंस निकाल लूँ या मैं टाइम को आधा कर लूँ, कोई भी एक ले लो तो आप निकाल सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सॉल्व। फॉर्मूला हमको मालूम है, तो क्या गिवन दिया हुआ था, टाइम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन कितना है, 3.2 सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड वी दी हुई है हमको। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड कितना लगा, डबल द डेप्थ, जितनी डेप्थ है नीचे गया ऊपर आया 2d लगा। सो वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ द सी, ये हम बोल रहे हैं डी मतलब क्या, डेप्थ ऑफ द सी। तो 2d is the speed of the sound into time, ये हुआ स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस निकाल लो भाई, वैल्यू डाल दो तो यू विल कम टू नो डिस्टेंस कितना आ गया, इतना 2618 मीटर। तो ये डेप्थ कितनी है, 2618 मीटर, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। So thus the distance of the seabed from the ship is इतने मीटर्स, या इतने मीटर लिख के नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं 2.62 किलोमीटर, क्योंकि इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। आप नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो अभी तक हम ये समझ गए साउंड क्या होती है, एंड ये भी समझ गए कि साउंड में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पर अल्टीमेटली वो हमारे कान तक पहुंचती कैसे और हम कैसे सुनते हैं। तो यदि ह्यूमन ईयर को देखें, सो इट इज हैविंग थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स क्या होते हैं, वन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर, द ग्रीन वन। बीच वाला एक पार्ट होता है मिडल ईयर, और एक होता है इनर ईयर। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स, 1 2 एंड 3। अब इसमें होता क्या है कि हमारी जब भी हम बोलते हैं तो साउंड वेव्स आती हैं। तो ये जो बाहर की जो साउंड वेव्स आती हैं वो टकराते हैं किससे, उसको बोलते हैं पिना। ये जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये हमारा कान जो होता है एक्चुअली। अब ये करता क्या है कि जो साउंड वेव्स आ रही होती हैं, अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी साउंड वेव्स क्या है, कंप्रेशन, रेफ्लेक्शन, इस तरह से रहते हैं, वाइब्रेशन आ रहा है। वो वाइब्रेशन यहाँ के हिट किए, इससे रिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्ट होकर उसने रिफ्लेक्ट किया अंदर, और फिर साउंड की तरह जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट हो रही है, हमने सीखा था। और रिफ्लेक्ट होकर वो इस ट्यूब से पास होती हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं ऑडिटरी कैनल। अल्टीमेटली वो जाके एक डेड एंड पे हिट करती हैं, वहाँ पे क्या होता है, ईयर ड्रम। और जब ईयर ड्रम पे जो हिट करेंगे तो ये जो वाइब्रेशन, जो साउंड कंप्रेशन रिफ्लेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे डब ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन हो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी में ये हमारा ईयर ड्रम हिलने लगता है। जब हमारा जब ईयर ड्रम हिलता है तो हमको इस ईयर ड्रम के हिलने को, एक जो मिडल पार्ट जो होता है वो एक हैमर और एक एनवल से जुड़ा होता है। वो क्या करता है बेसिकली, इस जो मिडल पार्ट का काम होता है, इट वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। तो ये जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम के होते हैं बहुत हल्के हल्के हो होते हैं, उसको ये बढ़ा देता है वाइब्रेशंस को, दैट एम्पलीफाई करता है, मीन्स बढ़ा दिए। जब उसको बढ़ा के क्या करता है, थर्ड पार्ट में भेजता है, और ये जो होल है इससे वो एंटर करते हैं। एंड ये जो थर्ड पार्ट होता है उसमें कोचिलिया करके जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, इसमें जब ये हाई वाइब्रेशंस एंटर करते हैं उसका क्या एम्पलीफाइड हो गए। जब वो एम्पलीफाइड हो गया तो वाइब्रेशन को क्या करता है, ये वाला पार्ट उसको कन्वर्ट करता है, साउंड की जो सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये नर्व के थ्रू आपके माइंड में जाते हैं। एंड माइंड में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है तो आपका माइंड समझ जाता है ये कौन सी आवाज़ है। वो समझता कैसे, वो तो करंट है, और यहाँ थी साउंड, ये करंट जा रहा है माइंड में। क्योंकि हमने बचपन से उसको सिखाया है कि जैसे हमने बोला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, या बॉय, या सी, डी, तो हमने ये वाइब्रेशंस, डिफरेंट वाइब्रेशंस उसके दिमाग में गए और उसको एम्पलीफाइड हुए, और वो दिमाग में ऐसे इलेक्ट्रिकल करंट गए। उनकी मम्मा ने, पापा ने बताया बेटा दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज बी, वो डिफ्रेंशिएट करना सीख गया।
So it start learning. And once it's learned, then it is very easy for the mind or the human body or any animal, then they can learn कि इसका मतलब क्या है. ठीक है. तो इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है वो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एंड माइंड उसको रीड करता है. एंड देन वी हर्ड और वी हियर थिंग्स वेरी क्लियरली एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. राइट, आंखों से देख लेते हैं और को रिलेट कर लेते हैं. So this is all about structure of human ear, right? So if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.